बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 24/9 में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलामुअलैकुम और मैं हूँ अबूजर मुआज़्ज़म। आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। और साथ साथ जैसे कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको ये बात ज़रूर बताते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी कोशिश होती है कि ख्याल रखें अपना, क्योंकि अब तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कह दिया कि घबरा जाएं, परेशान हो जाएं। आप लोग क्यों नहीं घबरा रहे? क्योंकि वो पहले तो यही कहते रहते। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि घबराना नहीं है, तो तब वाकई में कौम घबरा नहीं रही थी? मुझे ऐसे लगता है हम केफ नहीं है, हमेशा कुछ भी कह ले, अपनी मनमानी करनी है, अपनी मौजें करनी है, लेकिन उसका नतीजा फिर ये निकलता है कि केसेस की तादाद 1,08,000 से तजावुज़ कर जाती है। नतीजा ये निकलता है कि 24 घंटों के दौरान अमवात 100 से ऊपर हो गई। 105 अमवात रिकॉर्ड की गई गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। और कोरोना का ये जो वार है बहुत तेजी से फैल रहा है। इससे सिर्फ आम आदमी ही बगैर महफूज नहीं है, बल्कि अगर हम हाई प्रोफाइल्स की बात करें तो बहुत से जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इससे बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। आपने जिक्र किया पॉलिटिशियंस का, और ये बात ओवर कॉन्फ्रेंस में कभी भी नहीं करनी चाहिए, जिस तरह शाहिद खान अब्बासी साहब ने की थी। ऑन रिकॉर्ड है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मैं जिम्मेदार हूं, अगर किसी को कोरोना हो जाए आप असेंबली का इजलास बुलाएं। और अब जब असेंबली का इजलास बुलाया गया तो उसके फौरी बाद 15 अब तक कौमी असेंबली के मेंबरान जो है शाहिद खान अब्बासी खुद भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। एग्जैक्टली, वो भी मरियम औरंगजेब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। फिर उसके अलावा मुस्लिम नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का टेस्ट पॉजिटिव आया। सिंध असेंबली की बात करें, पंजाब असेंबली की बात करें, तो अभी तक बहुत से लोग पॉलिटिशियंस जो हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। तो खुदारा इट डजंट मैटर कि आपका ताल्लुक किस प्रोफाइल से है, आपको सिर्फ SOPs को फॉलो करना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। इस तरह की और भी बहुत सी स्टोरीज हैं, शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज के बाद। कराची में इमारत गिरने से हलाकतें 8 हो गईं। इमारत का मलबा हटाने का काम जारी। इमारत के मलबे से एक शख्स को 26 घंटे बाद जिंदा निकाला गया। जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ गया। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है, और एक ऐसा फ्लू है कि जिसकी खासियत यह है कि बड़ी तेज फैल जाती है। आम लोग समझते हैं कि कोरोना एक फ्लू है। वज़ीर-ए-आज़म का नया बयान, कहते हैं वायरस का उरूज जुलाई के आखिर में या फिर अगस्त में होगा। कोशिश है कि कोरोना को तेजी से फैलने से रोका जाए। कोरोना के सियासी रहनुमाओं पर हमले जारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी और वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी कोरोना से मुतासिर। बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर सरदार दुर मोहम्मद नासिर कोरोना के बायस चल बसे। शोबे सितारे भी कोरोना की जद में आ गए। मारूफ अदाकारा रुबीना अशरफ कोरोना के बायस अस्पताल में ज़ेर इलाज। अदाकार और मेज़बान वासे चौधरी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना मुतासर अफराद की तादाद 1,08,316 हो गई। 24 घंटों के दौरान 4,646 अफराद में वायरस की तस्दीक। 105 नई हलाकतों से जाँ बहक अफराद की तादाद 2,172 हो गई। न्यूजीलैंड ने कोरोना को चारों शाने चित कर दिया। वबा में मुब्तला आखिरी मरीज भी अब सेहत याब हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा आर्डर्न खुशी से झूम उठी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लाउंज में रक्स भी किया। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ आज नैब लाहौर में पेश होंगे। शहबाज शरीफ से आमदन से ज्यादा असासों की तफ्तीश होगी। लीगी कारकुनों को सुबह 10 बजे नैब ऑफिस पहुंचने की हिदायत। बारे जान मियां खान साहब की आते ही सारा क्रेडिट इस बेज़बान टेलीफोन को दे दिया है, चाहे तो जाए। वो जी हमें क्रेडिट मिल जाए तो हम अफसर ना बन जाए चौधरी साहब। वह मोटे, वह तूने आम का सीगा इस्तेमाल करके अपने आप को भी अफसरों की फरिश्त में शामिल कर दिया। बच्चा तू सारी जिंदगी भी लगा रहे, सारा पिंड अफसर हो जाएगा मगर तू नहीं होगा। अंधेरा उजाला की पुलिस इंस्पेक्टर जाफर हुसैन अदाकार जमील फखरी की आज 9वीं बरसी। 50 से ज्यादा फिल्मों और अनगिनत ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाए। पाकिस्तानी उर्दू और पंजाबी फिल्मों में एक तवील अरसे तक अपनी आवाज का जादू जगाने वाले गुलकार मसूद राना के चाहने वाले आज उनकी 82वीं सालगिरह मना रहे हैं।
वेलकम बैक। और टॉप स्टोरीज आपने जानी, बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की, जिसमें जमीन बोस हो गई इमारत और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको बताते चलें कि अब तक 9 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 10 से ज्यादा अफराद अस्पताल में जेर इलाज हैं। लियारी का ये इलाका खड्डा मार्केट, जहां पर गिरने वाली इमारत ने कई जिंदगियों के चिराग गुल कर दिया। और आप देख सकते हैं कि गुंजान आबाद ये इलाका था, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कल रात एक अच्छी उम्मीद ये नजर आई थी कि इस इमारत के मलबे से एक जिंदा शख्स को निकाल लिया गया था, लेकिन उसे भी अस्पताल जब ले जाया गया तो वो दम तोड़ गए। बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक इसमें ये अमर है कि मखदूश इमारतों की एक लंबी लिस्ट है, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट कभी भी कोई किरदार अदा नहीं करती है और सिर्फ एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है, जिसके बाद हमने ये देखा है कि लिस्ट के ऊपर कुछ काम नहीं किया जाता। जिस तरह से ये एक और दिलखराश अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और हमारे पास कोई अल्फाज नहीं होते जब ऐसा कोई अफसोसनाक हादसा पेश आ जाए। क्या करें हम, हर दफ़ा वही बात कि लंबी एक लिस्ट है इमारतों की और इसके ऊपर अब चूँकि अब हादसा पेश आ चुका है, इन्वेस्टिगेशन होगी, जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा और उसके बाद उनको सज़ा दी जाएगी, जो कि आज तक देखा नहीं हमने कभी मिली है। हर साल ऐसे ही होता है, अब उधर लिस्ट निकाल दी जाती है, नोटिस दे दिए जाते हैं। इस पर्टिकुलर इमारत की अगर बात करें तो ये एक जानिब झुकी हुई थी। इलाकाई मकीनों ने कहा कि बहुत बार इसकी कंप्लेन भी की थी, बहुत से मकीन इसको छोड़कर भी चले गए थे, लेकिन हुआ वही कि इमारत जो है वो जमीन बोस हो गई और लोग मलबे तले दब गए। अब जवाब किसने देना है कुछ पता नहीं। फिलहाल इस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो आपको दिखाते हैं। जब भी कोई हादसा रोनुमा होता है तो हुकूमत की तरफ से मखदूश इमारतों के लिए मंसूबाबंदी का हुक्म तो जारी कर दिया जाता है, मगर इसके बाद एक तवील खामोशी छा जाती है। इदारे खुद को बरिउल जिम्मा और नुकसान उठाने वालों को जिम्मेदार करार देते हुए मामले को मलबे तले दबा देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक शहर कायद की 352 इमारतों को मखदूश और हसास करार दिया जा चुका है, जिनमें सदर टाउन की 243, लियारी टाउन की 40 और लियाकताबाद टाउन की 27 इमारतें शामिल हैं। लेकिन सरकारी वेबसाइट पर मखदूश और खतरनाक इमारतों के अदादोशुमार 288 पर रुके हुए हैं, जो 1 जून 2015 को आखिरी बार अपडेट किए गए थे। कराची के इलाके गुलबहार में भी रवां बरस 5 मार्च को रिहायशी इमारत गिर गई थी, जिसके नतीजे में 27 अफराद जाम बहक हुए थे। इस हादसे के बाद इंतजामिया ने हमेशा की तरह मंसूबा बंदी तो की, लेकिन इस पर अमल न हो सका। तो जिस तरह से देखा हमने वही बात जिस तरह से हम पहले कर रहे थे कि अफसोसनाक वाक़यात होते हैं। और चंद माह पहले एक और वाक़या भी कराची में पेश आ चुका है, गुलबहार कॉलोनी में जब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, कई जानें चली गई, अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हो सकी है। इंक्वायरी शायद ऑन पेपर्स हो रही होगी, लेकिन किसी को सज़ा नहीं मिली है। तो ये अफसोसनाक वाक़या एक बार फिर हुआ और ये किसकी नज़र हुई जाने, ये हुई हैं आपकी इग्नोरेंस की नज़र और आपके जिस तरह से आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। पूरे पाकिस्तान में यही हाल है, सिर्फ कराची की बात नहीं करें, क्योंकि कराची में इसलिए ज़्यादा केसेस होते हैं क्योंकि वो पुराना शहर है, वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, गुंजान आबादी है। इसलिए लाहौर में भी आप देख लें, मुल्तान में देख लें, फैसलाबाद में, गुजरांवाला में बहुत से शहर हैं जहाँ पर इतनी पुरानी इमारतें हैं, कोई देखने वाला नहीं, हादसा होता है वो कहते हैं अच्छा जी लिस्ट बना ली है, उसके बाद अब देखते हैं। और सबसे ज़्यादा अफसोस का मकाम तब होता है जब जवाब देने वाला कोई नहीं होता, जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं होता, कोई अप फ्रंट आकर ये नहीं कहता कि ये मेरी जिम्मेदारी थी और मैं ये नहीं कर सका, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं अपने ओहदे से रिजाइन करता हूँ। पता नहीं ये सिर्फ हमें डेवलप्ड कंट्रीज में इस तरह की जेस्चर्स नजर आते हैं, यहाँ पर तो हम पूरा दिन कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो कोई जवाब देने का मुजाज नहीं होता। और यही हुआ है मेरी टीम के साथ भी कि मुसलसल हम लोगों ने राब्ता करने की कोशिश की, कराची में हमारे जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेशन का शख्स या मुतल्लिका हुकाम जो है वो सामने नहीं आई या हमसे उन्होंने बात नहीं की। इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर कराची से मौजूद हैं जावेद कायम खानी, उन्हें हम शामिल करेंगे और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जावेद। बहुत शुक्रिया जी जावेद ज्वाइन इन करने के लिए। बड़ा अफसोसनाक हादसा पेश आया कल ये कराची में, लेकिन ये अब मामूल बनता जा रहा है। एक लंबी फहरिस्त है कराची में मखदूश इमारतों की, खतरनाक इमारतों की, जो हर साल जारी कर दी जाती है, लेकिन उस बारे में किया कुछ नहीं जाता, ना इंतजामिया की तरफ से ना मकीनों की तरफ से। कल से हम राब्ता करने की भी कोशिश कर रहे हैं, यकीनन आपने भी बड़ा अहम रोल प्ले किया है, लेकिन कोई भी ऑन बोर्ड नहीं आ रहा था बात करने के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही सूरत हाल है। हादसा होने के बाद ही नहीं बल्कि इससे अगर पहले भी अगर बात की जाए, किसी बिल्डिंग की निशानदही की जाए कि ये मखदूश हो रही है और इसको काफ़ी अरसा हो गया है, इसके पिलर्स जो हैं वो अपनी जगह छोड़ रहे हैं या ये कभी भी गिर सकती है, इस तरह की दरख्वास्तें जो है वो मकीन जो होते हैं इस इमारत के उनकी जानिब से दी जाती है। गुज़िश्ता अगर 2 माह पहले देखा जाए तो गुलबहार के इलाके में
एक इमारत को जो है वो SBCA की जानिब से गिराया गया, उसे मसमार किया गया, इसलिए कि उसके खिलाफ जो है वो इलाका मकीन ने दरख्वास्त दी। बार बार दरख्वास्त देने के बाद मीडिया पर खबर नशर हुई तो ही जाकर एक्शन लिया गया। लेकिन अगर लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो कुछ करने की कोशिश करते हैं तो इदारे जो है वो हायल आ जाते हैं बीच में, इसलिए कि उनका सिस्टम हमारा ऐसा है कि अगर हम कंस्ट्रक्ट करने के लिए जाएं तो एक दीवार नहीं बना सकते, और अगर इलीगल जाएं तो हम 10 मंजिला बिल्डिंग जो है वो बआसानी बना सकते हैं। इसलिए कि सरगर्म कारकुन जो होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो इन इदारों के साथ काम करते हैं एजेंट्स के तौर पर, वो मावनत करते हैं गैर कानूनी काम और तामीरात कराने के लिए, जिससे जो है वो ऊपर तक बास पुर्स नहीं की जाती है, ऊपर तक जो है वो ये कहा जाता है ज़राइका के हिस्से जाते हैं, जिसके बायस इस तरह के वाक़यात रोनुमा होते हैं। जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ, ये जो इलाका है लियारी खड्डा मार्केट, ये जिस लियाकत कॉलोनी का इलाका है जहाँ पर ये शीरीन आर्केड यानी कि शीरीन नाम की जो इमारत थी, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। इसके बीच में जो है वो जीना जा रहा था और 5 मंजिला थी। इसके अंदर हर फ्लोर के ऊपर 10 फ्लैट कायम थे। जावेद, आपने जिस तरह से जिक्र किया है, बड़ी अहम बात आपने की है कि अक्सर ऐसे देखा है कि कराची हो या कोई और शहर हो, जब कोई ऐसा अफसोसनाक हादसा पेश आता है तो यही कहा जाता है कि गैर कानूनी इमारत थी जो कि गिर गई और वो उसकी तामीर जो थी गैर कानूनी थी। ये कोई नई बात नहीं है और इसकी वजह भी आपने बता दी कि अगर आप लीगली जाओ तो फिर एक मंजिल बनाना मुश्किल है और इलीगली जाओ तो फिर उसके लिए बहुत से रास्ते हैं आपके इस सिस्टम में। तो ये बताइएगा कि जिस तरह से इमारत ऑब्वियसली बता रहे हैं कि पहले से ही मखदूश हालत की थी, इसकी वीडियोस कुछ ख़वातीन बना रही हैं, कुछ लोग वहाँ पर ऑलरेडी वीडियोस बना रहे हैं, उसकी क्या वजह सामने आई है कि मतलब ये गिरने वाली थी तभी लोग वीडियोस बना रहे थे, क्या मामला था और उसके बाद कितनी देर बाद ये इमारत गिरी, इस तरह से जो वीडियोस सामने आई? बिल्कुल जी, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें तकरीबन 50 फ्लैट थे और 40 ख़ानदान जो है इसके अंदर आबाद थे। 40 फैमिलीज़ जो है इन 50 फ्लैट्स के अंदर 5 मंजिला इमारत में आबाद थे। कई लोग जो है इसे खाली कर हिफाजती तौर पर मुंतकिल हो गए थे। अब सिर्फ जो वीडियो बनाई जा रही है खातून जो बना रही थी और इसमें जो हलाकतें आई हैं या जो ख़वातीन नीचे दबकर जहाँ भाग हुई हैं, जिनकी लाशों की तादाद जो है वो ख़वातीन की इसमें 5 हैं और 3 मर्द और एक जो है वो 2 साला बच्ची मरियम है। तो 9 अफराद में ख़वातीन का रेशो जो है ज़्यादा दिखाई दिया, जबकि जो लिस्ट बनाई गई है 25 अफराद की, मुमकिन तौर पर उनमें भी ख़वातीन का रेशो जो है वो ज़्यादा है। वो सिर्फ शिफ्टिंग के लिए मौजूद थे, यहाँ अपना सामान निकाल रहे थे और मुमकिन तौर पर इस बिल्डिंग को जो खाली कर दिया गया था। और इसी तरह की इस इलाके के अंदर ये ओल्ड सिटी एरिया लियारी जो है, यहाँ पर इस अगर पूरे शहर में देखें तो 100 से ज़ायद ऐसी इमारतें जिन्होंने लिस्ट तरतीब दी गई है और उसमें यह कहा गया है कि ये बिल्डिंगें खतरा है, कभी भी किसी सहाने का बायस बन सकती है, जैसा वाकया इस शीरीन आर्केड के साथ पेश आया लियाकत कॉलोनी के। इसके अंदर अब जो है वो सिर्फ यही किया जा सकता है कि ऑपरेशन करके लाशों को निकाला जा सकता है, लेकिन उससे पहले जो है कोई तदाबीर इख्तियार नहीं की गई। इदारे जो है वो अगर नक्शा पास कराने के लिए इदारे चले जाएं तो नक्शा पास नहीं होता, अगर चले जाएं हम मटीरियल की वेरिफिकेशन के लिए, इंजीनियरिंग वर्क के लिए जो है वो सर्वे करवाने के लिए दरख्वास्त दें तो वो भी नहीं होता। कोई बॉदरेशन नहीं है किसी भी लेवल पर अगर आप लीगली इसको प्रोसीड करना चाहें। अच्छा, इससे पहले ये भी कहा जा रहा था कि ये इमारत थोड़ी टेढ़ी हो रही थी, जिसकी वजह से आपने भी जिक्र किया कि मकीन जगह छोड़कर जा रहे थे, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पेश आ गया। ऑपरेशन अभी तक जारी है जावेद, कितना टाइम लगेगा ऑपरेशन क्लियर आउट होने में? क्या अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि कितने लोग मलबे तले दबे हैं? और ये भी कहिएगा कि जिम्मेदार कौन है इसका? हमने तो बहुत ढूंढने की कोशिश की, क्या कोई मुतल्लिका हुकाम जाए हादसा पर आए हैं, कुछ बात की है उन्होंने, किसी ने जिम्मेदारी कबूल करने की कोशिश भी की है यहाँ पर? बिल्कुल जी, अगर देखें तो 79 के अंदर ये मंजिल जो है तामीर की गई थी। 79 से बहुत अरसा होता है, इतने अरसे के लिए जो है वो पूरी वेरिफिकेशन और सर्वे होने के बाद ही लेटर दिया जाता है कि ये कितने अरसे तक काबिल इस्तेमाल रहेगी इमारत। लेकिन उसके बाद अब हादसा पेश आ गया, ऑपरेशन जारी है, 9 लाशें जो है वो निकाली गई हैं, मजीद 25 जो है वो उनकी एक लिस्ट हमारे 24 न्यूज़ ने भी शाया की, उसमें मुमकिन तौर पर वो 25 में से जो है वो अब भी है 14 ऐसे अफराद हैं लाशें जो लापता है, मुमकिन तौर पर उनकी लाशें जो है इसी मलबे के नीचे हो सकती हैं। 5 मंजिला इमारत है जिसका मलबा उठाने के लिए भी मशीनरी का भी साथ दे रही है, कंक्रीट की ये बनी हुई थी। जाहिर है जब इमारत गिरने के बाद जो है वो अनपैटर्न होती है तो उस और जगह तंग होती है, जिसके बायस गली और दीगर इमारतें मुतासर ना हो। मलबा उठाने से इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, जिसके लिए हमारी पाक फोर्स की इंजीनियरिंग कोर भी मौजूद है और दीगर रज़ाकाराना तौर पर और शहरी इंतजामिया भी यहाँ पर मौजूद है। वो अपने SOPs के देखते हुए कि किस तरह इस सामान को उठाया जाएगा या मलबे को किया जाएगा उस तरह बताया है ऑपरेशन का। इसके अलावा ये भी आपसे पूछ रहे हैं हम कि वहाँ पर कोई गवर्नमेंट का ओहदेदार पहुँचा है अब तक, और वहाँ पर किसी ने जिम्मेदारी की बात की हो कि किस पर डालनी है, कौन इसको कबूल करेगा, कोई इस तरह से किसी ने जिक्र किया है?
बिल्कुल जी, अगर यहाँ देखा जाए तो SBCA इसकी जिम्मेदार है, लेकिन वो बरीउस जुमा दिखाई देती है क्योंकि उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी और एक लेटर जो है वो आकर चस्पा कर दिया इमारत के बाहर के भाई ये बिल्डिंग खतरनाक है, डिजास्टर, ये गिर सकती है, किसी भी मखदूश हो गई है, तो उसके बाद वो बरीउस जुमा हो गए। लेकिन ना उसे खाली कराया गया, कौन से इदारे थे जिन्होंने लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज बरीउस जुमा हो गई इस लेटर को चिपकाने के बाद, जो इनकी जिम्मेदारी बनती है, ये दो ही इदारे लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी और SBCA है। SBCA दोनों हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई विजिट नहीं किया गया अब तक यहाँ पर। अगर चोरी छुपे किसी जगह से आए तो जरूर, लेकिन मीडिया से कतराते हुए आकर चले गए हैं। किसी किस्म की रिपोर्ट नहीं तैयार की गई, अब तक किसी किस्म चीज़ का तयन नहीं किया गया। अभी तो ऑपरेशन सिर्फ इस बेस पर चल रहा है कि इस मलबे को हटाकर इसके नीचे से जो लाशें हैं उन्हें निकाल लिया जाए, या को मुमकिन तौर पर मौजूदा तौर पर कोई अगर शख्स नीचे जिंदा है तो उसे निकाल लिया जाए। सिर्फ अभी इस पैटर्न के ऊपर काम हो रहा है, इस SOP पर काम हो रहा है कि सब लाशों का निकाल लिया जाए, लेकिन इदारों की जानिब से अब तक हरकत देखने में नहीं आई। ना ही कोई इंतजामिया, गवर्नमेंट और शहरी इंतजामिया का आला ओहदेदार यहाँ पर आया, ना किसी की दादरसी की गई है। लोग अपनी मदद आपके तहत मेरे ख्याल से यही वजह है कि कोई जवाब देने को भी तैयार नहीं है। और अभी तो ये एक बिल्डिंग गिली है, खुदा ना खास्ता जो सर्वे किया गया है उसके मुताबिक 352 इमारतें हैं जो मखदूश और हसास करार दी गई हैं। तो क्या ये इंतजार कर रहे हैं कि वो बिल्डिंग्स खुदा ना खास्ता भी किसी हादसे का शिकार हो, तब आकर ये अपफ्रंट आकर बोले। वेल, थैंक यू सो मच जावेद, आप हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन इंतहाई अफसोसनाक वाकया और इंतहाई अफसोसनाक रवैया मैं इसलिए बोल रही हूँ, जैसे उन्होंने कहा कि अभी तक किसी मुतल्लिका हुकाम ने उस जगह का विजिट नहीं किया, कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है और आवाम जो है वो सिर्फ खुदा के आसरे पर। और ये कोई पहली बार ऐसे लगता हुआ नहीं है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया ना कि 352 इमारतों की लिस्ट है, क्या इसका इंतजार किया जा रहा है? होता यही है, एक एक करके तमाम इमारतें गिरती हैं और वो एक एक करके आप मलबा किसी उस डिपार्टमेंट में उस वक्त डाल देते हो किसी पे, लेकिन ओवरऑल अब तक किसी को जिम्मेदार करार नहीं दिया गया, कभी किसी को सजा नहीं मिली। ये बड़ा अफसोसनाक अमर है, लेकिन चूंकि ये सिस्टम का हिस्सा बन चुका है पाकिस्तान में, अफसोस होता है इस तरह के रवैयों को देखकर, ऐसे होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। खैर, इस पर हम और भी बहुत सी स्टोरीज हैं जिन पर डिस्कशन करेंगे। इस पर तो जो अपडेट्स आती रहेंगी वो साथ साथ आपको देते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आज की अपडेट ये होने वाली है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जो कि नून लीग के सदर भी हैं, वो पहुंचेंगे आज नैब ऑफिस और वहां पर पेश होंगे। और ये है ख़ास बात ये कि उन्होंने आज अपने कारकुनों को खुद कह दिया कि वहां पर पहुंचें और सपोर्ट के लिए, यानी कि आज SOPs की कोई ज़रूरत नहीं फॉलो करने की, आज भरपूर तरीके से जलसा कर दो। लेकिन लास्ट टाइम हमने ये भी तो देखा था अबूजर के जब नैब की जानिब से उन्हें गिरफ्तार किया जाना था और मॉडल टाउन के घर के बाहर नैब के एहलकार पहुंचे थे, तो वहां पर भी कारकुनों की बड़ी तादाद खुद ब खुद ही पहुंच गई थी। मुस्लिम लीग नून के लीडर्स भी आ रहे थे। आज तो खैर उन्होंने कहा कि मैं नैब ऑफिस जाऊंगा और पेशी खुद पहुंचने का भी उन्होंने कह दिया। खुद भी पहुंचने का उन्होंने कह दिया। खैर, सिचुएशन होगी क्या, क्योंकि एक केस में तो उनकी जमानत जो है वो मंजूर हो चुकी है और उससे पहले ना उनको कोई तलब कर सकता है और ना ही वो जाने के पाबंद होंगे। लेकिन ये दूसरा केस है, आमदन से ज्यादा असासों की तफ्तीश होनी है, जिसके बेस पर नैब ने उन्हें समन जारी किया था और उन्होंने कहा कि वो आज नैब ऑफिस में पेश होंगे। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब ज्वाइन इन करने के लिए। ऑपोजिशन लीडर आज नैब लाहौर में पेश होंगे। आमदन से जायद असासाजात केस की समात भी होगी और उसमें उनसे तफ्तीश भी की जाएगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा, इससे कबल जब उन्हें बुलाया गया था तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, फिर उसके बाद जो पूरा नैब के एहलकार पहुंचे, उन्हें गिरफ्तारी डालने के लिए उनके घर गए, वो सारा सिनेरियो आपने देखा। आज उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं पेश होऊंगा। क्या समझते हैं आप कि कोई पेशरफ्त होगी इस केस में, कुछ नई तहकीकात करेगा नैब? देखिए, जहाँ तक हालिया हिस्ट्री का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से नैब जो है उसका फोकस जो है वो सिर्फ हाउस ऑफ शरीफ पर है, इसलिए उन्हें तंग करने के लिए कह लीजिए या उनको पॉलिटिकली थोड़ा सा परेशान करने के लिए पिछला जो वाकया हुआ था, जिस तरीके से हाई कोर्ट में उनकी रिट जो है वो एक्सेप्ट हो चुकी थी, असूली तौर पर नैब को नहीं बुलाना चाहिए था और इंतजार कर लेना चाहिए था एक दिन कि उनकी जमानत होती है कि नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद हमने जो मनाजर देखे मॉडल टाउन में उनकी रिहायशगाह के ऊपर और उसके बाद फिर जाती उम्रा में, ये सब कुछ जो है जिस तरह अपोजिशन इल्जाम लगाती है कि नैब न्याजी गठजोड़ है, ये उसके नतीजे में सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन को परेशान करने की एक जहद या एक कोशिश नजर आती है, जिसको अवॉइड करना चाहिए। इसलिए कि जो मुल्क में इस वक्त सूरत हाल है कोरोना के हवाले से कह लीजिए, और दूसरी जो एक अहम बात है वो ये, चूंकि अब बजट इजलास होने वाला है
अपोजिशन का ये इल्जाम भी है कि जनाब जो इम्पोर्टेंट लीडर हैं, जो बोलने वाले लीडर हैं, जिन्होंने बजट इजलास के दौरान अहम किरदार अदा करना है, उनको किसी न किसी तरह से घेराव कर। लेकिन बुखारी साहब, अभी तो शहबाज शरीफ साहब तो उनकी कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी जमानत जो है, इंटरिम बेल है उनकी ऑलरेडी, तो वो तो गिरफ्तार कहीं तो किसी तौर पर नहीं किए जा सकते। ये अलग बात है कि नैब ने कोई और केस वहाँ पर बना कर रखा हो, जिस तरह से लास्ट टाइम भी ये था कि 28 मई की उन्होंने तारीख वारंट की रखी हुई थी और बताया कुछ और था। तो ये मामला तो हो सकता है, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह से पॉसिबल है गिरफ्तार करना किसी और केस पे, या फिर सिर्फ बुलाकर वही रूटीन मैटर है कि बुलाना है, इन्वेस्टिगेट करना है, सवाल जवाब और फिर वापस दे देना? जैसे मैंने पहले कहा, वो एक तो है कि कोई अहम केस, कोई एविडेंस के साथ कोई केस मौजूद हो। अगर आप हिस्ट्री देखें पूरी, आज तक नैब ने जितने भी केसेस हाउस ऑफ शरीफ के खिलाफ किए हैं, उनमें से किसी एक के अंदर अभी तक वो एक चीज साबित करने में नाकाम रहे हैं। मैं आपको बेपनाह मिसालें दे सकता हूँ। आप देखिए साद रफीक और उनके भाई के साथ क्या हुआ। 1.5 साल वो जेल में रहे, फिर फवाद हसन फवाद, फिर उसके बाद अहद चीमा, और फिर हमजा शरीफ, फिर अब्बास शरीफ। जितने भी केसेस बनाने की कोशिश की गई, अभी तक उनमें रेफरेंसेस दायर नहीं हो सके हैं, अभी तक कोई केस नहीं बन सका है। इंक्वायरी स्टेज के ऊपर तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया और जेलों में रखा गया, जबकि असूली तौर पर जब तक कोई एक रेफरेंस बन न जाए उसको तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो और फिर दूसरी एक अहम बात जो आपके मैं नोटिस में लाना चाहता हूँ, ये है कि ये सिर्फ वन साइडेड टारगेटेड हिसाब है। आप देखिए कि हुकूमत के खिलाफ के लोगों के खिलाफ भी बेपनाह केसेस है, लेकिन उनसे कोई। लेकिन बुखारी साहब, अभी रिसेंटली ये कह दिया गया ना कि शुगर प्राइस हाइक का जो स्कैंडल है उसकी तमाम इन्वेस्टिगेशंस नैब के हवाले की जाएंगी और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप समझते हैं ये सियासी बयान ही था, ये एक्चुअली दे मेंट इट? सियासी बयान भी नहीं, मैं तो ये कहूँगा ये छकमारी है बिल्कुल उन्होंने, इसलिए कि जो चीनी स्कैंडल के लोग हैं उनके खिलाफ इल्जामात नहीं है, उनके खिलाफ चार्जशीट है। नाम ले लेके कहा हुआ है कि फलाने ये किया, फलाने ये किया, फलाने सब्सिडी ली, इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई मूवमेंट नहीं है। और यहाँ पर खाली इल्जामात के ऊपर लोगों को गिरफ्तार करके और जेलों में रखा जा रहा है। ये जो तसाद है, इसने भी मुल्क में इत्तेसाब का जो प्रोसेस है पूरा, उसको बदनाम भी किया है और उसको अंडरमाइन भी किया है। ये आज की पेशी में बिल्कुल इसी तरह होगी, कुछ सवाल पूछेंगे वो चले जाएंगे। लेकिन इसमें जो एक दूसरा पहलू आपने कहा, जिस तरह पिछली दफा भी हमने देखा, आज अगर लोग वहां पर वर्कर्स को बुला लिया गया है तो एक और नया तमाशा लगने वाला है इस सूरत हाल में कि लाहौर इस वक्त एपिसेंटर है कोरोना के केसेस का। उसमें इस किस्म के मज़ाहिर जो है वो और ज्यादा सूरत हाल को। So you think it wasn't the right call कि वर्कर्स को भी वहां पर बुला लिया जाए, चाहे ये नून लीग की तरफ से ही क्यों ना हुआ हो? अगर नैब पॉलिटिकली खेल रही है, जैसे कि आपने कहा कि टारगेट कर रही है नैब न्याजी गठजोड़ का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानिया ऑपोजिशन की तरफ से आता है, वहीं पर अगर ऑपोजिशन अपने कारकुनों को पहुंचने का कह देती है और SOPs को फॉलो नहीं किया जाता, तो ये भी एक राइट मूव नहीं है। ठीक है सिमल, आपने ठीक कहा कि दोनों तरफ से ही यानी जो बुनियादी असूल है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। नैब पिछड़ करने में मसरूफ है, तो अपोजिशन भी अब इसको पॉलिटिकल शोडाउन बनाना चाहती है अगर, तो मेरे ख्याल से सूरत हाल को खराब करने में दोनों का कंट्रीब्यूशन। बुखारी साहब, आपने जिक्र किया अभी कोरोना केसेस का और साथ आपने कहा कि ऑब्वियसली SOPs को फॉलो नहीं किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी, मरीम औरंगजेब और शेख रशीद, दीगर पार्लियामान के जो मेंबर्स हैं, उनको भी हुआ है कोरोना पॉजिटिव। कई अभी भी नाम सामने आ रहे हैं। इसमें आपको लगता है कि जिस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ओवर कॉन्फ्रेंस में कहा था कि आप असेंबली का इजलास बुलाएं, अगर किसी को हुआ कोरोना तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ऑन रिकॉर्ड है ये बात, और उसके बाद इस तरह से कोरोना केसेस असेंबली के मेंबरान में भी सामने आए, असेंबली का इजलास ही बुलाया गया। आपको लगता है कि ऐसे प्रेशराइज नहीं करना चाहिए था, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, SOPs अगर फॉलो नहीं हो पाते तो फिर इस तरह से ना किया जाता? बिल्कुल आपने ठीक कहा है, लेकिन आप ये देखें कि खराबी जो है वो इन लोगों की वजह से नहीं हुई है, या इन लोगों को ही आप सिर्फ मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। इस मुल्क का वजीर आजम जो है, जो डिनायल मोड में है पहले दिन से, लॉकडाउन के हवाले से भी, और जो उनकी 5, 6, 7 तकारीर हैं, वो आप देखें एक ही स्क्रिप्ट है। वो 2 बातों के अलावा उनके पास तीसरी बात करने को नहीं है कि लॉकडाउन हुआ तो लोग भूख से मर जाएंगे, लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है। कभी वो कहते हैं ये अशराफिया ने किया है। जी वो गरीब सूरत हाल है कि मुल्क का वजीर आजम ये कहे कि जी मुझे तो पता ही नहीं है अशराफिया ने ये लॉकडाउन करा दिया था। तो ये सारी चीजें हम सुन रहे हैं, तो जिम्मेदारी जो है ये टॉप से शुरू होगी, इसलिए कि आज जिस और सभी इसके जिम्मेदार हैं। आपको लगता है कि जो भी इस तरह से बयान देता है वो गलत है, इसको इजी लेके ऐसे बात नहीं करनी चाहिए?
बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसका नतीजा हम देख रहे हैं ना कि जो शुरू में 24 फरवरी को जो पहला केस रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद अगले 1.5 महीने की सूरत हाल आप देख लें, और अब आप लेकिन बुखारी साहब अभी भी आपने सुना होगा जो रीसेंट बयान आए, वज़ीर आज़म ने जो रीसेंट खिताब किया उसमें वो ये तो मान गए हैं कि ये काम फ्लू नहीं है, इसको सीरियस लें। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि जुलाई में एक और पीक देखने में आएगा, केसेस की तादाद मजीद बढ़ेगी। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ वज़ीर आज़म ही नहीं बल्कि बहुत से हुकूमती नुमाइंदगान फिर ये भी कह देते हैं कि जितना हमने अंदेशा लगाया था या जितना तखमीना लगाया था उतनी अमवात या उतने केसेस नहीं आए, तो ये एक अच्छी बात है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं बहुत इस पर मुस्तरब भी हूँ, और असूली तौर पर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मेरे ख्याल में कम से कम 1 दर्जन बार कहा है कि अभी ना मौत उतनी हुई है जितनी हम तवक्को कर रहे थे, और ना अभी केसेस हैं। आप मुझे बताइए, ऐसी सूरत हाल में फिर आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? अवाम तो सिर्फ सब कुछ करने के लिए आमादा थे। जब आगाज में वो डरे हुए थे, लेकिन उनको उन वीजा दिलेरी जो है वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने दी, जब उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं है, और एनकरेज किया लोगों को कि वो जिस तरह बाड़ा खोल देते हैं ना भेड़ बकरियों का, इस तरह से अवाम को बाहर निकाला है अचानक। और आपने देखा ईद के मौके के ऊपर शॉपिंग के हवाले से या इसी हवाले से साहब सिर्फ गवर्नमेंट को मुर्दे इल्जाम ठहराना भी तो ठीक नहीं होगा ना। आपने अपनी अवाम का रवैया भी देखा है। ये वो अवाम है जो सीक्रेटली शादियां भी कर रही है, ये वो अवाम है जो बाजमात नमाज भी पढ़ना चाहती है, ईद की शॉपिंग तो ऐसे करना चाहते हैं कि तिल धरने की जगह नहीं होगी गुंजानाबाद शहरों में, बाजारों में। तो ये भी तो आप समझते हैं ना। सीमल, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जिस चीज को हुकूमत की रिट कहते हैं, अगर हुकूमत की रिट अप्लाई नहीं होगी तो लोग तो इसी तरह ही करते हैं। आप देख लीजिए ना आज अमेरिका में क्या हो रहा है। अगर हुकूमत की रिट वहां हो तो ये सब कुछ हो। रिट इसलिए नहीं है कि वहां रुथलेसली एक बंदे को मार दिया गया। इसी तरीके से यहाँ पर यह है कि जब हुकूमत ही सीरियस ना हो किसी कानून के, किसी असूल के इम्प्लीमेंट करने में, तो आप सिर्फ अवाम को तो मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। अगर PMLN की लीडरशिप ने कॉल न दी हो आज यहाँ पर आने की नैब की कोर्ट में, तो कैसे लोग आएंगे? तो जब कॉल दे दिया, ये सभी मिलकर एक दूसरे के इसलिए मजीद मसाइल पैदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल बुखारी साहब अपना फैसला वापस ले लिया, जो कहा था कि वीकेंड्स पे बाजार खोल दें, बाजार बंद करने का किसी को इख्तियार नहीं है, वो भी अब फैसला वापस हो गया है। तो आपको लगता है ये भी ठीक हो गया या फिर थोड़ा सा लेट हो गया? मेरे ख्याल से लेट हो गया। इब्तिदा में जिस तरीके से उन्होंने ऑर्डर पास किया था, कि मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इंटरप्रेट कर रहा हूँ इसको, उससे फिर वही हुआ कि गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, खासतौर से जो प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरह से डिनायल मोड में थे, उसको उससे सपोर्ट मिली थी, और जो उसके नताइज निकले हैं वो आज हमारे सामने है। खौफनाक सूरत हाल है। अबूजर, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी मेरे ख्याल से तवक्को करनी बेकार है हुकूमत से। अवाम को खुद चाहिए कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए खुद से आगे बढ़े, सीखें दुनिया भर से जिस तरह लोगों ने किया है, और अपने प्रोटेक्शन के लिए इकदाम अगर उन्होंने खुद ना किए तो बिल्कुल ठीक है। वो हुकूमत की तरफ से जिस तरह इंटरप्रेट किया जाता है कि जागते रहना तो साढ़े ते ना रहना, ये वो उस किस्म की सूरत हाल है। सही, जागते रहना साढ़े ते ना रहना। बुखारी साहब, बड़ा जबरदस्त जुमला आपने जो है वो बड़ी प्योर पंजाबी में बोला। आई थिंक कि ये शायद आवाम को समझ आ ही जाए जिस तरह से आपने बोला। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आपने अपना तज्जिया जो है वो शेयर किया, ना सिर्फ नैब की है ऑपोजिशन लीडर की उस पर, बल्कि कोरोना के हवाले से। बिल्कुल, बेशक। और मेरे ख्याल में अभी भी एहतियात अगर हम लोग कर लें, अभी भी SOPs को फॉलो कर लें, तो थोड़ी सी हमारी जिस तरह से कहना एक्सपेक्टेड जो डेथ रेट है या जो भी एक्सपेक्टेड आपके नंबर्स हैं उसमें हम कमी ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप SOPs को फॉलो करेंगे तो आप अपनी जान और अपने घर वालों की जान ही बचा सकते हैं, तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। दूसरी जानिब नैब में आज क्या होता है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि 10 बजे पेश होना है। लेकिन अभी एक ब्रेक है, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक और इशू जो बहुत ज़्यादा रेस किया जा रहा है, ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि अब प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में भी, वो है स्टूडेंट्स और HSC का तनाज़ा। और वो तनाज़ा ये है ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ और फीस माफिया के खिलाफ, फीस मुआफ़ी के खिलाफ तलबा जो हैं वो मैदान में आ गए हैं। कल उन्होंने प्लेकार्ड्स उठाकर प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड कराया। एक सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट था और उसमें अपने मुतालिबात भी उन्होंने सामने रखे, और उन्होंने फिर कहा कि अगर HSC ये नहीं मानेगा तो 12 जून को हम मुल्क गिर
एहतजाज करेंगे और अपने इस मुतालिबे पर तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, जैसे 12 जून की डेडलाइन दी गई है, तो अब ये देखना होगा 12 जून के बाद क्या होता है। अभी भी 3 दिन हैं, अगर जो गवर्नमेंट है या जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो इस पर कुछ मिल बैठें, बात करें और मुज़ाकरात कर लें, क्योंकि मामला ऐसा है कि इसमें आप स्टूडेंट्स की आपको सुननी तो पड़ेगी, क्योंकि देखें फ़ीस देनी है, लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन है, उस तरह से जॉब्स नहीं हैं, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब करके अपनी फ़ीस अदा करते थे, तो चूँकि अब जॉब्स भी नहीं है तो फ़ीस अदा करना उससे मुश्किल है। और उसके बाद एक और बहुत बड़ा मसला है कि इंटरनेट नहीं है पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर अवेलेबल, तो जब आपके पास इंटरनेट नहीं होगा तो फिर आप ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेंगे, तो उनसे फीस देना भी बहुत बड़ा मसला है। तो इसलिए ये चीज़ें सुननी पड़ेंगी, मुज़ाकरात करने होंगे, कुछ मिल बैठ कर डिसाइड कर लें, क्योंकि सभी के लिए ये परेशानी है। बिल्कुल, सभी के लिए परेशानी है। स्टूडेंट्स का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास मौजूद है, जो हमने पहले से रिकॉर्ड भी करा लिया ताकि आपको दिखा सकें कि असल में स्टूडेंट्स चाहते क्या हैं, वो सुनवाते हैं आपको। स्टूडेंट्स का इस वक्त ये कंप्लेन कर रहा है कि जी ऑनलाइन क्लासेस में उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह कॉम्प्रोमाइज़ इंटरनेट क्वालिटी है, और इसके साथ साथ जो लेक्चर्स हैं वो स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर पा रहे फॉर ऑब्वियस रीजंस कि अगर इंटरनेट सही काम नहीं कर रहा होगा, कहीं स्पीड नहीं आ रही होगी, तो वो एक तो क्लास अटेंड ही नहीं कर पाएंगे और वो कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे उस ऐप से। पाकिस्तान के रिमोट एरियाज़ और काफ़ी रूरल एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट सिग्नल्स अवेलेबल नहीं है, और हमारे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खर्च करते हैं, उनके पास इतने महंगे महंगे इंटरनेट बंडल्स के लिए पैसे नहीं होते। तो मेहरबानी करके ये ऑनलाइन क्लासेस वाला जिस तरह से इस वक्त स्टूडेंट्स परेशान हैं अपनी फ़ीस को लेकर, तो तर्जुमान ऑल स्टूडेंट्स अलायंस पाकिस्तान मोहम्मद असद बिन आज़म इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद, हमने ये देखे आपके मुतालबात भी और मामलात भी है, क्या इशू इस वक्त, क्या कोई बात हो रही है, कोई सोल्यूशन की तरफ जाने बढ़ रहे हैं आप लोग? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ का जिन्होंने हमें हमारा साथ दिया इस मुहिम में। जी आपका कहना है कि जनाब आप यकीन जानिए कि हमारे मुतालबात ना अब तक सुने गए, किसने कान धरे। और मैं आपको ये अभी मैं आ रहा था तो मैं ये सुन रहा था, ये देख रहा था कि जो मगरबी ममालिक हैं हमारे, पर अगर एक स्टूडेंट भी अगर कोई दरख्वास्त कर देता है उसको है तो फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान क्या वजूहात हैं कि हमें मजबूरन आखिर में एहतजाज के लिए कॉल देनी पड़ती है, हमें रोडों पे आना पड़ता है, तभी हमारे मसाइल कोई सुनने को तैयार होता है। जहाँ तक हमारे मुतालबात की बात है वो तो आपने देख लिया होगा कि हमारे मुतालबात क्या हैं। हमारा मुतालबा ये है कि इस वक्त लॉकडाउन की वजह से पूरा मुल्क जो है वो यकीनन जिनके जो गरीब तबका जो है, जो ठेलेदार मजदूर था, उसके लिए उसका बंद होकर रह गया है। जो हमारे पार्ट टाइम जॉब्स या थे हैं, हमें तो यूँ लग रहा है कि इस तरह के यूँ लगता है कि अनकरीब ऐसा ना हो कि हमारी जो तलबा हैं वो बेचारे खुदकशियां करने पर मजबूर हो जाए। सही कह रहे हैं असद, आपका ये मुतालिबा है, लेकिन आपने डायरेक्टली हमारे एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर कर दिया डेवलप्ड कंट्री से, जो कि पॉसिबल नहीं है, फीस स्ट्रक्चर वाइज भी, एजुकेशन वाइज भी। तो वो तो कंपैरिजन बनता नहीं है कि वहां पर अगर एक स्टूडेंट भी ऐसे करे तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। दूसरी बात, जो आपका मुतालिबा है कि ऑनलाइन क्लासेस को बंद किया जाए या फीस माफी की जाए, इस पर क्या एचईसी ने या मुतल्लिका हुकाम ने आपसे राब्ता किया है? आप लोगों ने 12 जून की डेडलाइन दी है, क्या आपसे उस हवाले से कोई बातचीत की जा रही है? और जो स्टूडेंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान, आपने रिमोट एरियाज का भी जिक्र किया, वहां से आपको ज्वाइन इन करेंगे इस प्रोटेस्ट में? क्या आप सब लोग एक बोर्ड पर हैं? एक बात देख लें, मैं अभी वही बात कर रहा था आपसे कि हमसे किसी ने राब्ता नहीं किया। चेयरमैन एचईसी साहब बड़े छुप छुप कर बयान दे रहे हैं मुख्तलिफ जगहों जी। एहतजाज करें, वो अक्सरियत है, वो अक्सरियत मुझे बताएं तलबा अक्सरियत और अक़लियत क्या होती है? जहां तलबा इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का सामना है जिन तलबा को, वो एरिया जहां पर मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते, वहां पर ये ऑनलाइन सिस्टम की बात कर रहे हैं। दूसरा ये कि आपने कहा कि मुतालबात, और आप दूसरी बात मुझे बताएं कि ना हुकूमत ने अब तक हमसे राब्ता किया है, ना एचईसी ने, और यकीन जानिए आपकी बात समझ में आ गई, इंटरनेट का इशू है, बहुत बड़ा अवेलेबिलिटी का मसला है, फिर फीस ना देने की भी वजह है क्योंकि जॉब्स नहीं है,
पार्ट टाइम जो लोग करते हैं, आप बताएं कि आपके नज़दीक हल क्या है कि बिल्कुल ये फ्रीज कर दिया सेशन और अगले साल प्रमोट ना किया जाए या नेक्स्ट सेमेस्टर प्रमोट ना किया जाए, टोटली यहाँ पर ब्लॉक फ्रीज लगा दिया जाए, क्या करना चाहिए, हल क्या आपके पास? सर हमारा जिस तरह मैं अपने पहले मुतालबे की तरह बढ़ूंगा कि इसका हल निकाला जा सकता है। पहला हमारा मुतालबा है फीस का। सर हमसे जब हम यूनिवर्सिटी जा ही नहीं रहे तो हमसे ट्रांसपोर्ट फीस, हॉस्टल फीस, लाइब्रेरी फी, कितने जो लैब फीस, ये क्यों चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं, जबकि हम लोग सिर्फ घर में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस, वो भी ना होने के बराबर वाली जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, फ्लॉप हो चुका है। यकीन जानिए हमारे तो असातिज़ा को ये नहीं पता कि वो ऑनलाइन क्लासेस लेते किस तरह है। हमारे असातिज़ा तो ट्रेंड ही नहीं है। अभी एक टीचर की वीडियो आई, वो खाना पकाते हुए ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं। ये हमारा आला तालीम का म्यार है कि आज हम लोग। अच्छा, अगर आपकी मुतालिबात की सुनवाई नहीं होती तो फिर वन लाइन में बताइएगा कि आपका लायहा अमल क्या होगा तमाम स्टूडेंट्स का? हम कराची से लेकर कश्मीर तक मुकम्मल एहतजाज की कॉल देंगे। तलबा सड़कों पे आएंगे और कौम का मुस्तकबिल जब सड़कों पे आएगा तो वो सबके सामने आ जाएंगे और फिर तलबा अकलियत नहीं अक्सरियत में कहलाएंगे और फिर हमारे कंट्रोल से बाहर होगा। बिल्कुल ठीक, हमारे कंट्रोल से बाहर होगा। असद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और मुतालिबा ये है कि ऑनलाइन क्लासेस खत्म की जाए, फीस जाए। और एक बात मुझे उनकी बिल्कुल ठीक लगी कि ट्रांसपोर्ट फीस, ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस वो क्यों पे कर रहे हैं। बिल्कुल बात ठीक है, इस पर मुज़ाकरात होनी चाहिए और कोई हल निकालना चाहिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और नाज़न अब बात कर लेते हैं एक ऐसे सिनेरियो की जो कई महीनों से हमारे साथ इस तरह से अटैच्ड है कि अगर इसकी बात ना की जाए तो शायद मुझे लगता है कि हमने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की अवेयरनेस फैलाने में। और अभी का जो आज लेटेस्ट नंबर आया है पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन का, वो 1,08,316 हो चुका है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अमवात की तादाद 105 हो गई, जिससे टोटल अमवात अब तक 2,172 हो गई हैं। बहुत तेजी से ये फैल रहा है और फिगर जो है वो भी उतनी ही तेजी से इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे पाकिस्तान में फिगर इंक्रीज कर रहा है तो दुनिया में जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और मैं सबसे पहले नाम लूँगा न्यूजीलैंड का, जिसमें कोरोना फ्री कंट्री करार दे दिया गया, कल उन्होंने ऐलान कर दिया। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है और बड़ी अच्छी खबर है कि इसका मतलब अब ये मामला भी अब सामने आ जाएंगे। इसी तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ में जिस तरह से हमने देखा मामला हुआ क्या, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बड़ा टाइमली लॉकडाउन लगाया गया। टाइमली लॉकडाउन लगाने की वजह से क्या हुआ कि एसओपीज़ को फॉलो किया गया और अब लॉकडाउन जब ईज डाउन हुआ है तो वहीं पर नंबर्स भी अब नीचे आ रहे हैं आपके पेशेंट्स के। आप ये भी देखिए कि जब लॉकडाउन लगा था दे एक्चुअली मेंट लॉकडाउन। वो लॉकडाउन ऐसा था कि लोग ना बाहर नजर आ रहे थे, गवर्नमेंट के रेट भी नजर आ रही थी और लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो लॉकडाउन हुआ किसी ने उसको फॉलो नहीं किया, लोग सड़कों पर थे, बाहर थे, कोई बॉदर नहीं कर रहा था। और अब जब लॉकडाउन ईज भी हुआ तो कोई खास फर्क नहीं नजर आया, लेकिन नंबर्स जो है वो बढ़ते चले गए। एसओपीज़ को फॉलो नहीं किया। पहले वो लोग मान तो लेते कि कोरोना कुछ है, लोगों ने तो कहा कि ये तो कोई कंट्रोवर्सी है, कोई ये बातें हैं और कोरोना कुछ नहीं होता। अभी लेटेस्ट हमने 3-4 दिन पहले देखी है, न्यूज़ आ रही थी जब ये हालात हुए कि बहुत से लोग एसओपीज़ को फॉलो नहीं करना चाहते, मान ही नहीं रहे थे। अच्छा, एनीवेज अभी हम जो फुटेज चला रहे हैं वो न्यूजीलैंड की चला रहे हैं और मैं आई एम स्टिल स्टक मेंटली उस साइड पर कि किस तरह से उन्होंने कोरोना के चारों शाने चित कर दिए। और कल इसका बाकायदा जश्न भी मनाया। उनकी वज़ीर-ए-आज़म जो है उन्होंने वो खुशी से झूम उठी ये बताते हुए कि हमने आखिरी पेशेंट भी ट्रीट कर लिया है और अब लॉकडाउन खत्म हो गया। आई थिंक दैट्स काइंड ऑफ जेस्चर्स एंड दैट्स काइंड ऑफ मूवमेंट जो पॉलिसीज गवर्नमेंट लेवल पर है वो हमें यहाँ पर चाहिए थी ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकते। बट एनीवेज अभी भी बहुत से कंट्रीज हैं जो इससे फाइट कर रहे हैं, लॉकडाउन नो लॉकडाउन, लेकिन पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। उसमें यूके भी सरफहरिस्त रहा और एक हॉटस्पॉट रहा कोरोना के हवाले से। तो हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त जो गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर हैं, बाय प्रोफेशन ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, स्पोर्ट्स इंजरी एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन चूंकि अभी यूके से वापस आए हैं तो वहां पर कोविड-19 की सूरत हाल क्या है, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे और फिर बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी आएंगे। डॉक्टर उमर भट्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम डॉक्टर साहब, पहले तो वेलकम आपको और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हैं। बड़े अब वहाँ पे भी आपने देखे एसओपीज़ को किस तरह से फॉलो करते हुए यूके में, फिर आप पाकिस्तान में आए हैं, तो बेसिकली रिसेंट आपका एक्सपीरियंस है, डिफरेंस अगर आप बताएं कि किस तरह से वहाँ पे हो रहा था, लोग कैसे फॉलो कर रहे थे, गवर्नमेंट की क्या टाइमिंग्स थी और अब यहाँ पर। देखिए, मैं मार्च को शायद 9 या 10 मार्च को मैं ट्रैवल कर रहा था, तो उस टाइम शायद अभी तक उन्होंने उस लेवल पे पीक डाउन लगाया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जब मैं एयरपोर्ट पे इंटर हुआ तो सब कुछ खाली था। अच्छा। ऑलरेडी चीज़ें फील होने लग गई थी कि लोग
समझ गए हैं कि दिस इज़ अ पेंडेमिक विच इज़ कमिंग। आई थिंक सोसाइटी के अंदर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत सारी बेसिस पे आता है, एजुकेशन के ऊपर, आपके सोशल सर्कमस्टांसेस के ऊपर, आपकी नीड के ऊपर। इस वजह से वहाँ SOPs ईजिली फॉलो करते हैं। अगर मुझे भी ज़री बात है पता हो कि मैं घर पे बैठा रहूँगा और मुझे महीने के 2 लाख रुपए मिलेंगे तो मैं SOPs फॉलो करूँगा, लेकिन अगर मुझे पता है कि मैंने रोज़ाना रोटी चावल दाल अपने लिए अरेंज करनी है तो मैं SOPs नहीं फॉलो करूँगा। तो वी हैव टू बी समटाइम रियलिस्टिक। येस वी डू अंडरस्टैंड कि डेवलप कंट्रीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आपने बहुत सारे फैक्टर्स देखने हैं जो हमारे मुल्क में डिफरेंट हैं उनसे, और यही वजह है कि शायद हमारे मुल्क के अंदर पीक आने का जो आइडिया था वो डिफरेंट था। हम समझ रहे थे कि पीक आएगी अप्रैल में, लेकिन वो आई आके जून में, और हमने प्रिपरेशन शुरू कर दी अप्रैल की। तो शायद आई थिंक मे बी वी वर जस्ट अ बिट हल्की सी मिसकैलकुलेशन होगी इसको। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ज़रूर बात है, इमरान खान साहब ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया था कि शायद पीक मई के एंड में और जून में आएगी। ही डिड सेड दैट ड्यूरिंग द इंटरव्यू और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन ये कि लोग इस पे बिलीव नहीं कर रहे थे। उसकी वजह है कि शायद कुछ कंट्रीज़ के अंदर पैंडेमिक बहुत स्लो डबलिंग करता है। जिस तरह इंग्लैंड के अंदर अगर एक दिन में 2000 इन्फेक्शन केसेस रिकॉर्ड हुए तो नेक्स्ट डे 4000, वो डबलिंग बहुत जल्दी होती थी। और कुछ कंट्रीज़ के अंदर पैंडेमिक ने डिफरेंट तरीके से बिहेव किया, जिस तरह पाकिस्तान। अच्छा डॉक्टर उमर, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की हम बात कर रहे थे, इसमें कुछ थ्योरीज ऐसी भी हैं जिस पर एक्चुअली यू वंडर कि ये सच है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम डेथ रेशो की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना पेशेंट्स के जितने नंबर्स सामने आ रहे हैं डेली बेसिस पर, उस तरह से डेथ रेशो बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमने इटली में देखा, हमने UK में देखा, हमने अमेरिका में देखा कि किस तरह से एकदम ये पीक पर गया और डेथ रेशो बहुत तेजी से आगे बढ़ी। तो इस पे आप क्या वजह समझते हैं? क्या वाकई हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है या हम यंग पीपल पॉपुलेशन है, इस वजह से हम इसको अगले कुछ पेंडेमिक के लिए दुनिया कभी भी तैयार नहीं थी। स्पेनिश फ्लू के बाद कौन सा दुनिया में ऐसा इवेंट हुआ है जिसके अंदर लोग या साइंटिस्ट ने अपने आप को प्रिपेयर किया हो कि पेंडेमिक आएगा और इस तरह बिहेव एक कंट्री में करेगा? तो कोई प्रिपरेशन तो हुई नहीं थी। तो जरूरी बात है दिस वाज समथिंग न्यू फॉर एवरीवन, फॉर पाकिस्तान एज वेल, सेम फॉर यूरोप। अगर यूरोप इतना प्रिपेयर्ड होता तो अपने इतने लोगों को बचा लेता। लेकिन एक कुछ चीज़ें होती हैं जो साइंस बिलीव करती है, साइंटिफिक बेसिस के ऊपर अब तक जितने पेपर पब्लिश हो रहे हैं उसके अंदर मुख्तलिफ एविडेंसेस हैं। नंबर 1, जो यूरोप के अंदर इतनी डेथ क्यों हुई, एक सिंपल लॉजिक उसके पीछे ये भी हो सकती है कि यूरोप के अंदर मिलान जैसी सिटी के अंदर या आप कह लें न्यूयॉर्क के अंदर जितनी डेली ट्रैफिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स की होती थी और जितनी दुनिया के लोग आते थे वो शायद पाकिस्तान के अंदर पूरे साल में नहीं आते। नंबर 2, वहाँ की जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो हमसे बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर लोग नर्सिंग होम में वफात पा गए हैं। तो देयर आर मल्टी फैक्टोरियल्स। फिर ज़ाहिर बात है उन लोगों का हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर वो लोग क्लस्टर्स की तरह नहीं रहते, जो हर्ड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं। वहाँ मैं इंग्लैंड में अगर रह रहा हूँ, एक घर में तो मेरे से 1.5 किलोमीटर पे दूसरा बंदा रह रहा है, हम लोग एक घर में 12 लोग रहते हैं। तो मे बी एब्सोल्युटली, तो देयर कैन बी एन एलिमेंट ऑफ वी लिविंग ऑल टुगेदर, मल्टीपल वायरल इन्फेक्शन से क्रॉस करना, यंगर पॉपुलेशन। कुछ लोग BCG वैक्सीनेशन की बात करते हैं, कुछ लोग एंटी मलेरियल, बट ये स्टिल प्रूवन नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ चूंकि यंगर पॉपुलेशन है, यंग लोग हैं, और यंग लोग जितने भी अब तक पेपर पब्लिश हुए हैं सब ने ये बताया कि यंग पर्सन्स के अंदर इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट डेवलप करना आसान है। आपने भी जिक्र किया हर्ड इम्यूनिटी का, ये भी बात आई थी, आपने कहा मिसकैलकुलेशन पाकिस्तान में शायद हो गई, क्या यूरोप में भी हुई है मिसकैलकुलेशन? क्योंकि बोरिस जॉनसन ने पहले कहा था कि शायद हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चले जाएं, लेकिन बाद में फिर वो शायद अगर आप फरवरी की न्यूज़ देखें डोनाल्ड ट्रंप की या बोरिस जॉनसन की, ये सब इसी परसेप्शन में थे कि हमारे मुल्क के अंदर नहीं होगा। तो उन्होंने ये ओपन माइंड रखा हुआ था कि स्कूल बंद नहीं होंगे, स्कूलों को बंद नहीं करना, लेकिन जब वो स्पीड में पीक किया उन्होंने बैकफुट पे आ गए और फिर वो कंट्रोल नहीं कर सके। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक तो हमारे मुल्क के अंदर एक ये पॉसिबल अब अनफॉर्चुनेटली हम लॉकडाउन कर भी दें तो कोई इतना बड़ा बेनिफिट होगा नहीं। उसकी वजह ये है कि अब हम इतना आगे जा चुके हैं ये ओपन करने की वजह से, और इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया है कि आई डोंट थिंक सो कि लॉकडाउन अब करना कोई बहुत बड़ा हमें देगा। अब हमें सिर्फ SOPs पे फॉलो करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हैंड वॉश करें, N95 मास्क लाजमी पहने, अननेसेसरी बाहर ना जाएं, और ये चीज़ आई थिंक विल हेल्प। और यही मैसेज हमें कम अक्रॉस करना है सारी सोसाइटी के अंदर। इसलिए कि अगर आप सबसे ज़्यादा वायरस लगता कैसे कि मैंने खांसा, मैं एक्टिव हूँ, मैं पैसिव हूँ, मेरी वजह से आपको लगा, लेकिन अगर हम मास्क पहन के रहते हैं तो हाथ नहीं मिलाते, ये चीज़ें हम लोग। अभी आपने N95 का जिक्र किया, क्या स्पेसिफिक है कि हम यही टाइप मास्क पहने तो बच सकते हैं या हमें कोई भी मास्क उससे बचा सकता है? नंबर 1, क्योंकि दे आर एक्सपेंसिव और हम समझते हैं कि हमारे मास्क कोई भी पहन लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं N95 और आपका लिंक बहुत ज़्यादा
लोगों के साथ है तो N95 वैसे वैलिड तो काफ़ी देर तक रहता है, उसको आप महीने तक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो हर तीसरे चौथे दिन उसको चेंज कर लें, लेकिन अगर आप N95 नहीं पहनते तो डबल कपड़े का भी मास्क पहन सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि किसी की एयर और स्प्लैश आपके मुंह पे डायरेक्ट सांस के अंदर ना चली जाए। सोशल डिस्टेंस इतना रखा हो कि मुझे पता हो कि जब मैं बात भी कर रहा हूँ तो उस तक नहीं पहुंचेगी। बस ये चीज़ों को हमें कंट्रोल, हाथ वॉश करने। एसओपीज में मैं समझती हूँ, कल मैं एक आई वाज वंडरिंग ऑन वन पॉइंट अबूजर के मेरे किसी जानने वाले को कोरोना पॉजिटिव आया और वो आंटी कभी घर से बाहर नहीं गई जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ। सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि कैसे हुआ। तो फिर ये हुआ कि एक तो लोग जो आ जा रहे होते हैं घर से, दूसरा आप कोई भी चीज़ बाहर से जब लेकर आते हो, चाहे वो कोई ग्रोसरी आइटम है या कुछ भी है, क्योंकि ये भी कहा जाता है ये वायरस जो है वो प्लास्टिक के ऊपर, गत्ते के ऊपर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं जितने देर तक ये जिंदा रह सकता है, तो उससे भी क्या आपको हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए, ये तो वायरस का जो उन्होंने रिसर्च करके देखा, सरफेस पे कितना अर्सा जिंदा रहता है, मुख्तलिफ सर्फेसेस पे डिफरेंट टाइप पे जिंदा रहता है अकॉर्डिंग टू द रिसर्च। प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया, उस पर कुछ स्टडीज ने शो किया कि 24 आवर तक एक्टिव रहता है, कुछ ने कहा 8 घंटे तक। एक आदमी वायरस हाथ से या खांस के किसी थैले पे उसने फेंक दिया, वो थैला आपने पकड़ा और उस पे फ्रेश वायरस था, वो आपने हाथ पे लगाया, आपने जाके किसी इंसान से हाथ मिलाया, तो यू कैन सी हाउ क्विकली इट स्प्रेड्स। तो जरूरी बात इसी वजह से ग्लव्स पहनना, हाथ को वॉश करना, बार बार क्लीन करना, हमें सिर्फ अपनी जिंदगी के अंदर अगले कुछ साल इस चीज के साथ जिंदा रहना पड़ेगा कि कोरोना एक रियलिटी है और इस चीज के साथ हमें इसके साथ जिंदा रहना है और इसके साथ सीखना पड़ेगा। जी जी। और आपने जो न्यूजीलैंड की बात की, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करना कि न्यूजीलैंड एक ऐसा आइलैंड है जिसके अंदर लोगों की ट्रैफिक बहुत कम है, एक छोटी पॉपुलेशन है, डिस्टेंस पे रहते हैं और उन लोगों के पास वो फैसिलिटीज और अवेलेबिलिटी थी कि वो कर पाते। आज आप जरा एक दफा लाहौर बंद करके दिखाएं, पूरा लाहौर, हम कर ही नहीं पाएंगे। वी आर अ वेरी डिफरेंट, डायनामिक्स डिफरेंट है और मॉडलिटीज डिफरेंट है, आप सबको एक जैसे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मोर्टेलिटी अभी भी उस लेवल पे नहीं पहुंची और अल्लाह करे यही पेस रहे। अगर आप पिछले एक हफ्ते के ग्राफ्स देखें तो 65, 90, 67, 70, ये जो हमारे वेरिएबल इन ग्राफ है ना, इसके पीछे दूसरी भी साइंटिफिक एविडेंस आ सकता है। जो अमेरिका के अंदर अभी रिसेंटली पेपर पब्लिश हुआ है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मल्टीपल इन्फेक्शन लोगों का पे जो जा रही है, मार्च में जो पैंडेमिक स्टार्ट हुआ, मुझसे लगी, आपको, आपसे लगी, वायरस का जो लोड की इंटेंसिटी है वो खत्म होती जाती है। जिस तरह मैंने गाड़ी इस्तेमाल की, मैंने इस्तेमाल करके आपको दी, आपने इस्तेमाल, उसकी जो क्वालिटी और इफेक्टिवनेस है वो भी कम हो रही है। उन्होंने ये सोचा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता पैंडेमिक एक नेचुरल इफेक्ट करता है, तो लॉकडाउन करते शायद या ना करते, उसने उसी तरह इफेक्ट करना है। उसके बाद उसने वापसी एब्सोल्युटली उसकी जो क्वालिटी है वो खराब होती जाती है जब वो मल्टीपल लोगों में जाता है। ये अब उसके ऊपर पेपर हो रहा है। ठीक ठीक। डॉक्टर साहब, बड़ा उम्मीद हम ये करते हैं कि इंशाल्लाह जल्द ये पीक के बाद अब वापस जो है ख़त्म हो जाए और ये हम वबा से वापसी जो है हो जाए तमाम दुनिया की। अब अगर हम बात करें आपकी स्पेशलिटी की, ऑर्थोपेडिक्स में है, स्पेसिफिकली बात की जाए, सर्जन हैं आप स्पोर्ट्स इंजरी के और नी रिप्लेसमेंट सब आप देखते हैं, ओवरऑल आपने देखा है कि रिसेंट ईयर्स में ये मामला जॉइंट्स का ये मामला बढ़ गए हैं, कुछ इश्यूज ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, या फिर ऐसी बात नहीं, रूटीन में थे, पहले कोई और लोग इलाज कर रहे थे लेकिन अब ज़्यादा इलाज ज़्यादा आ गया? नहीं, देखिए, डिजीज़ तो पूरी दुनिया में एक ही जैसी होती हैं। ये हो सकता है किसी कंट्री के अंदर एक पैथोलॉजी ज़्यादा हो, दूसरी, अब पाकिस्तान के अंदर उसी तरह आर्थराइटिस है जिसको कहते हैं जोड़ की चिकनी हड्डी का घिस जाना, और उसी तरह लोग अपनी टांग के लिगामेंट्स को डैमेज करते हैं जिस तरह बाकी दुनिया में। ये आप ज़रूर कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। आज भी अगर आप किसी विलेज साइड पर चले जाएँ या किसी शहर के नॉर्मल इलाके में जाके बहुत सारे लोगों से पूछें कि व्हाट इज ACL, उनको नहीं पता होगा एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट क्या होता है, व्हाट इज आर्थराइटिस, वो नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम कभी अच्छा बना नहीं। ना आप जाते हैं GP के पास, ना मुझे याद पड़ता है कि मेरा कोई पर्सनल GP है जिसके पास मैं जाऊं। तो जब हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर अच्छा नहीं है तो जरूर पता है सोसाइटी के अंदर इस चीज के बारे में अवेयरनेस नहीं है, तो होता क्या है, हर किस्म का डॉक्टर हर किस्म का इलाज करता है। आर्थराइटिस हुआ, दवाइयों पे दवाइयां लिखते गए, दवाइयों, जब तक कि वो पेशेंट व्हील चेयर पे नहीं आ गया, तो 100% वही पैथोलॉजिस्ट जो है वो वर्स कर देती है आपकी कंडीशन को, चाहे वो कोई भी हो। अब इसमें अवेयरनेस के लिए डॉक्टर उमर आप क्या बताना चाहेंगे, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसपे एक्चुअली स्पेशलिस्ट को देखने की जरूरत है? स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट तो आप हैं, एंड जाहिर बात है जिनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से होता है उनको इतनी इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस होती है कि उन्होंने स्पेशलिस्ट को देखना है, बट इसके अलावा भी मैंने देखा है कि आपने बहुत से एल्डरली पेशेंट्स की नी रिप्लेसमेंट्स की हैं, हाफ नी रिप्लेसमेंट जो हम वेस्टर्न कंट्रीज में सुना करते थे वो अब आप तरीकेकार यहाँ पर भी लेकर आए और आपने किया है। सो लोगों की ऐसी कौन सी सिम्टम्स हैं जहाँ पर उनको एक्चुअली पैनिक करने की इतनी ज़रूरत है कि वो स्पेशलिस्ट को दिखाएं? देखिए, एक इंसान की एज हो गई है 50-52 और वो देख रहा है कि वो चलने में लंगड़ा रहा है, वो देख रहा है कि वो बिस्तर पे सोता है तो उसको रात में दर्द होता है, वो देख रहा है कि वो वॉशरूम जाता है उससे बैठना मुश्किल है, एक नेचुरल सी बात है, उसको ये चीज़ फील हो जाएगी मेरी नी में खराबी है। अब अगर एक इंसान की नी, उसी की एज का आदमी 10 किलोमीटर चल रहा है और वो
हाफ अ किलोमीटर भी नहीं चल पा रहा, तो इसका मतलब एक तो ये अलार्मिंग साइन है कि इतना ज्यादा पेन होगा उसको कि वो रियलाइज कर जाएगा कि मेरे घुटने में, मेरे शोल्डर में, मेरे कूल्हे में, मेरी कमर में दर्द है। फिर उसको चाहिए कि सबसे पहले वो जाके इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए खुद सर्च करे। अब तो सोशल मीडिया इतना मशहूर हो चुका है कि गूगल में आप सिर्फ डालो नी आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट, आपको 1000 लोग मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने भी ओनरशिप लेनी है अपनी हेल्थ की। अब बनिस्बत ये कि अननेसेसरी दवाइयां खाई जाएं, आप एक ही दफा जाके अपने स्पेशलिस्ट को चेक करवाएं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि लोग कॉमनली मिस्टेकन हो जाते हैं जोड़ों के दर्द को लेकर और इस तरह की? बहुत ज्यादा पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है। पेशेंट मेरे पास आता है, कहता है सर मेरे जोड़ों में दर्द है, मेरा गैप खत्म हो गया, मेरा गैप बढ़ गया। हालांकि गैप बढ़ता नहीं है, गैप खत्म हो जाता है। ये ऑपोजिट कहते हैं मेरा गैप बढ़ गया। जॉइंट के दरमियान जो स्पेस है वो कम होने के बजाय वो कहते हैं गैप बढ़ गया। और वो अनफॉर्चुनेटली आप जिस तरह मैंने बताया कि हमारे यहाँ लैक ऑफ एजुकेशन। आपने जिक्र किया कि एक तो अवेयरनेस होगी, फिर फैसिलिटीज का भी बड़ा मसला है। हमारे यहाँ पे उतनी शायद ना थी अवेलेबल हर जगह पे, लाहौर, कराची, बड़े शहरों में तो होंगी। एक बड़ा स्पोर्ट्स इंजरी में बहुत एक कॉमन है, लिगामेंट टेयर हो जाते हैं, मेनिस्कस का टिश्यू ब्रेक हो जाता है। फिर उसके बाद जब आप एज अ पेशेंट आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आपको ओपिनियन मिलता है, कोई कहते हैं जी ऑपरेशन हो जाएगा और कोई कह रहे हैं जी थेरेपी करा लें तो शायद टाइम गुजर जाए। क्या कराना चाहिए अगर यंग एज में अंडर 30 हैं और फिर आपका ट्रीटमेंट क्या है? मतलब अगर फॉर इंस्टेंस ACL है, आपका ग्रेड 1 या 2 टियर है, तो उसके बाद क्या करें आप? देखिए अब तो हम लोग इतनी एडवांस लेवल पे चले गए हैं। ये तो कोविड-19 की वजह से हमारा अनफॉर्चुनेटली काफ़ी चीज़ें बैकफुट पे चली गई, लेकिन अब तो हम इस लेवल पे जा चुके हैं, ऑर्थोबायोलॉजिक्स जिसको कहते हैं, कि अब हम लिगामेंट को रीजनरेट करते हैं, लिगामेंट को रिपेयर करते हैं। जो पिछले 1980s में, अर्ली 1980s के अंदर हमारे टीचर्स एंड सिस्टर्स ने किया था, फिर वो पीछे चला गया और लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन की तरफ ज़्यादा चले गए। मतलब एक इंसान की टांग की रस्सी टूटी और मैंने उसी की बॉडी से लेके नई बनाई, इसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन 5 से 8 साल पहले यूएसए के सर्जन्स ने इस चीज को आइडिया लगाया कि यार हम लोग एग्जिस्टिंग रस्सी को दोबारा क्यों ना जोड़ दें। इस टर्मिनोलॉजी को कहते हैं रिपेयर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का पहला वाहिद सर्जन हूं जिसने अपनी खुद टेक्निक बनाई और जिसको कहते हैं प्राइमरी ACL रिपेयर, और अब वो बड़ी सक्सेसफुली पिछले साल 1.5 साल से मैं पेशेंट्स पे रिपेयर कर रहा हूँ। बाकी दुनिया में लोग मल्टीपल एंकर से रिपेयर करते हैं, मेरी टेक्निक में मैं सिंगल एंकर से रिपेयर करता हूँ। तो अब तो इतना हम आगे जा चुके हैं कि हम 30 मिनट्स में सर्जरी करते हैं, नेक्स्ट डे पेशेंट घर जाता है। सर्जरी से भी ट्रीटमेंट बहुत जल्दी, बनिस्बत है कि पेशेंट को पेन हो, कुछ नहीं हो, आप पूरी ओपन सर्जरी करें और आप उसको मजीद डैमेज करने का खतरा भी वहाँ पर बरकरार हो। अच्छा, अभी चूंकि हम पेंडेमिक की बात भी कर रहे थे, कोरोना पेशेंट्स की बात कर रहे थे, हॉस्पिटल्स के ऊपर बड़ा एक तो लोड पड़ गया, दूसरा बड़ी वनरेबल इन्वायरमेंट है वहाँ पर। इवन जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं वो भी अब रेगुलर चेकअप्स के लिए या रेगुलर जनरल सर्जरीज के लिए प्रेफर कर रहे हैं कि वो वेट कर लें या ना जाएं। अभी जब आप वापस आए हैं, क्योंकि आप विजिट करते रहते हैं, यूर इन यूके, आप वहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी, सो आप क्या समझते हैं कि वाकई में पेशेंट्स थोड़ा खौफजदा हैं आपसे, जिन्होंने सर्जरी करानी है फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, तो क्या वो आ रही हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल? जी सारी बात है। अब शुरू के अंदर तो बिल्कुल नहीं आ रहे थे, मैं भी नहीं जा रहा था, लोग डर रहे थे, मैं भी डर रहा था, जिस तरह आप सब लोग हैं, हम लोग भी ह्यूमंस ही हैं। और डॉक्टर्स लेकिन कहते हैं ना, हम हीरोज हैं, फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं और सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि कोरोना के साथ साथ बाकी डिजीज ना हो दुनिया में। हार्ट अटैक उसी तरह हो रहे हैं, कैंसर की ट्रीटमेंट उसी तरह हो रही है, एपिलेप्सी के फिट्स उसी तरह बच्चों को पड़ रहे हैं, लोगों की टांगें उसी तरह टूट रही हैं। तो हमने इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो करनी थी। क्वेश्चन सिर्फ ये था कि हम इलेक्टिव सर्जरी कब स्टार्ट करें, ये है एक्चुअल क्वेश्चन। ट्रॉमा तो करना है, एक आदमी गिरा, उसकी टांग की हड्डी टूट के निकल आई, हमने करना है, लेकिन इलेक्टिव कब करनी है, अब ये एक बहुत बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। यूके के अंदर जो सोसाइटीज़ हैं, जिस तरह एस्का दुनिया की सबसे बड़ी सोसाइटी है, वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट, जिस तरह ब्रिटिश ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है, जो BOA जिसको कहते हैं, उन्होंने अपनी गाइडलाइंस दी हैं। ठीक है। और उस गाइडलाइंस के अंदर उन्होंने टिक बॉक्सेस रखे हुए हैं कि अगर आपने इलेक्टिव सर्जरी स्टार्ट करनी है तो उसके SOPs क्या हैं। नंबर 1 ये होना चाहिए, नंबर 2 ये होना चाहिए, नंबर 3। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम लोगों ने उस SOPs पे काम शुरू नहीं किया, लेकिन रैंडमली हैपहैजर्डली कुछ जगहों पे काम हो रहे हैं, कुछ जगहों पे काम नहीं हो रहे। इसी तरह मेरी प्रैक्टिस के अंदर भी पेशेंट आते हैं, मैं उनकी कोविड-19 टेस्ट कराता हूँ, मेरा टेस्ट होता है। अगर मेरा पेशेंट पॉजिटिव आता है, मैं उनको कहता हूँ कोई घबराने की जरूरत नहीं है, घर जाएं, वो आते ही नहीं है मेरे पास, उससे पहले वो टेस्ट करवाते हैं, सीधा जाके वो अपने घर में आइसोलेट करते हैं, फिर वो दोबारा एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं। अगर एंटीबॉडी टेस्ट उनका नेगेटिव आता है, देन वी डू द सर्जरी। ऑपरेशंस भी हो रहे हैं, लेकिन हम बहुत लिमिटेड कर रहे हैं। अब देखना, एक लड़का है, उसकी टांग लॉक हो गई है, अब ये इमरजेंसी नहीं है, लेकिन लॉक हुई हुई है टांग है। एक बंदा उसकी टांग निकली हुई है, मतलब डिसलोकेट हुई हुई है, रप्चर्ड है उसका ACL, वो तकलीफ में है, वो चल नहीं पा रहा, उसको पता है कि मैंने ऑफिस ज्वाइन करने अगले 1.5 महीने में, मेरे पास कोई टाइम नहीं मिलेगा। तो वी आर ऑब्वियसली हेल्पिंग पेशेंट्स, बट आई एम टेकिंग इट वेरी सीरियसली। SOPs को सारा फॉलो किया जाता है। मैं, हमारा वार्ड बिल्कुल डिफरेंट है हॉस्पिटल के अंदर, हर फैसिलिटीज हमने सेपरेट की हुई है, लैमिनर फ्लो थिएटर्स हैं, पेशेंट्स को इन एंड आउट बहुत जल्दी करते हैं। अगर सुबह में सर्जरी, शाम में घर चले जाएंगे। ऑलराइट, ठीक है। मतलब ये
डॉक्टर साहब करें कि कुछ अरसे तक महीना 2 महीने कितना आपको लग रहा है कि टाइम देखिए ये बात करना बड़ा मुश्किल है किसी भी इंसान के लिए कि हम कब नॉर्मेलिटी पे आएंगे, इसलिए कि शायद ये नॉर्मेलिटी होगी नहीं। नाउ वी हैव टू लिव अलोंग विद इट। ये अब जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या हेपेटाइटिस बी, सी और HIV पेशेंट्स की मैं सर्जरी नहीं करता? बिल्कुल करता हूँ, लेकिन वो कम हो जाएंगे ना एक तादाद जिस तरह ये बात है कि हमने इसके साथ किस तरीके से रहना है, इसके ऊपर बात होगी अब आगे जाके कि एक आदमी को कोविड है और हमने उसको ट्रीट कैसे करना है, उसके SOPs के हैं। ये नहीं होगा कि क्योंकि उसको कोविड है तो हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे। लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि पेशेंट्स भी ये रियलाइज करें कि खुदा ना खास्ता अगर आपको कोविड पॉजिटिव आ गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस आउट नहीं होना। आप जितना रिलैक्स रहेंगे उतना आप जल्दी इससे रिकवर भी कर लेंगे। जी जी, और जाहिर बात है उनके बेनिफिट में और हमारे बेनिफिट में, अगर एक इंसान को कोविड पॉजिटिव है और वो हॉस्पिटल आता है और वो दूसरों को इन्फेक्ट करता है, वो अपने घर वालों को इन्फेक्ट करता है, उससे बेहतर है वो आइसोलेशन में 2 वीक्स के अंदर वो रिकवर कर जाएगा, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी, इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट होगी, फिर ही कैन कम एंड डू व्हाटएवर ही वांट्स। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस प्लेटफॉर्म से अगर आप कोई मैसेज पाकिस्तानी आवाम के लिए देना चाहें कोरोना रिलेटेड, ऑब्वियसली तो देखिए हमें सबसे पहले दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के अंदर उस लेवल पे लोगों को इन्फेक्ट हो रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला उस तरह मौत ना दे जिस तरह बाकी मुल्क में है। नंबर 2, हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए एज ए सिटीजन। रोडों पे जाएं तो SOPs को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंस रखें, हाथ धोएं, मास्क पहने, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर हम एक बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा तो शायद हम इसके स्प्रेड को बहुत ज्यादा कम कर देंगे। लॉकडाउन इसका आंसर अब इस टाइम बड़ा मुश्किल होगा। लॉकडाउन इसका आंसर नहीं है, लेकिन SOPs को फॉलो करना और अपने आप का ख्याल रखना ताकि आपके इर्द गिर्द के लोग बचे रहें, ये जरूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ नाज़रीन हमें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे पाकिस्तान में बहुत सा टैलेंट है और ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं यहाँ पर जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मुझे ऐसे जब टैलेंटेड बच्चा किसी का जिक्र करते हैं तो मुझे याद आता है अरफा करीम। उनका बड़ा ज़बरदस्त, उन्होंने पाकिस्तान के नाम रोशन किया लेकिन जल्दी चलेंगी दुनिया से। तो बाकी जो बच्चे हैं जो कि IT की इंडस्ट्री में या दीगर इंजीनियरिंग में और दीगर सेगमेंट्स में, सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे ताकि ये बच्चे पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करें और पाकिस्तान जो है वाकई उनका शुक्रगुजार हो। बिल्कुल, एक ऐसे ही गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद होंगे जिन्होंने IT की फील्ड में 7 साल की उम्र से न सिर्फ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं अरफा करीम, उनका रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया, बल्कि बहुत सी अचीवमेंट्स जो हैं वो और भी हासिल की और मज़ीद इस रोड पर जो है वो गामजन है। एक लिस्ट है लंबी अवार्ड्स की जो इन्होंने विन की है, उस पर भी बात करेंगे। आजकल क्या कर रहे हैं, खासतौर पर लॉकडाउन कोरोना अवेयरनेस में बच्चों के लिए इन्होंने इनकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर ये कर क्या रहे हैं इस पर भी बात होगी। मोहम्मद ज़ैरवान, 7 ईयर्स की एज में मैंने अरफा गेम का रिकॉर्ड ब्रेक किया। नाउ आई एम अ रोबोटिक डेवलपर। कोरोना वायरस की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड एवरीथिंग इज लॉक एंड एवरीवन इज सेइंग स्टे होम, हैंड वॉश करें और आपस में फासला रखें, जिससे मुझे बच्चों के पीछे लिखा हुआ एक लाइन याद आती, फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। सो बिग प्रॉब्लम, टाइम कैसे स्पेंड किया जाए। 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अगर आपके एग्जाम डिले हो गए तो उनकी प्रिपरेशन करें, किसी ऑनलाइन कोर्स में इनरोलमेंट करा लें, इंडोर गेम्स खेलें जस्ट लाइक लूडो, कार्ड, कंप्यूटर पर गेम्स खेलें, मूवीज़ देखें। इन सब कामों के साथ साथ मैं गिटार भी प्ले करता हूँ और अपने एक पेट चार्ली के साथ भी टाइम स्पेंड करता हूँ। कुकिंग में मैं नूडल्स कुक करता हूँ और पॉपकॉर्न एक वाहिद ऐसी आइटम जिसे खाकर आपका मुंह भी चलता रहता है और आपका वजन भी नहीं बढ़ता। सो अल्लाह हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। लॉन्ग लिव पाकिस्तान। और जैसे कि आपने सुना कि उज़ैर ऐवान जो है उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि सबको मैसेज दिया और वही प्रोडक्टिव बातें जो सब करते हैं, लेकिन उनका अंदाज थोड़ा डिफरेंट था। और ऑब्वियसली एक काबिल बच्चा है, वो काबिल हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है और उसकी तरफ से अगर ये मैसेज आ रहा है तो ऑब्वियसली इट मीन्स ऑब्वियसली। और मेरे ख्याल में उज़ैर जो कि IT में काम कर रहे हैं, तो IT में वैसे ही टैलेंटेड बच्चे ही काम कर सकते हैं जिन शार्प होते हैं। तो अब ये कर क्या रहे हैं, आगे इनके क्या प्लान्स हैं, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, फिर शौक कैसे पैदा हुआ, हम उज़ैर से बात कर रहे थे। मोहम्मद उज़ैर ऐवान इस वक्त हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर। अस्सलाम। उज़ैर, जैसे कि हमने आपकी वीडियो भी देखी है, आपने जो पैगाम एक दिया कि क्या करना चाहिए कोरोना डेज में, लॉकडाउन में, लेकिन साथ साथ बड़े अच्छे आइडियाज़ तो हैं आपके पास। IT इंडस्ट्री में बहुत वसी एक इंडस्ट्री है, उसमें आप आ चुके हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करें, रिकॉर्ड तोड़े आपने बहुत से। कैसे आप आए इसमें, कैसे ख्याल आया कि आप तो एक IT एक्सपर्ट हैं? ऐसे मैंने कंप्यूटर 5 ईयर की एज में मुझे एट दैट टाइम मैं विंडो इंस्टॉल करने का, विंडो रिकवरी
एक्सेस डेयरी मिल्क ले ली। उज़ैर की आवाज ब्रेक हो रही है। उज़ैर जरा एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं अपनी टेक्निकल टीम से बोलूंगी कि उसको बेहतर करे, क्योंकि आपकी आधी आवाज आ रही है और आधी बीच में गायब हो रही है। तो मैं चाहती नहीं हूँ कि आपका जो इतना प्यारा जर्नी है, जो आपने 5 साल की उम्र से 4 साल की उम्र से शुरू किया, वो हम लोगों के साथ शेयर ना करें। अब उधर आईटी बड़ा एक डिफिकल्ट और बड़ी यूनिक फील्ड है। बड़ी देर तो आईटी का मतलब भी लोगों को नहीं समझ आया कि आईटी का होता क्या है। अभी भी आपको कुछ करना पड़ता है तो यू नीड टू आप उतने एक्सपर्ट नहीं होते, और इतनी सी एज में माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर है। कैन यू बिलीव इट? बड़ी जबरदस्त बात है। और मेरे ख्याल में अगर आप वन लाइन में अगर समझना चाहें कि आईटी है क्या, आप अगर देखते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, पूरे पाकिस्तान में जो भी ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, जहां पर आप गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन है, दीगर मामलात हैं, आपकी प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, सारा सिस्टम जो इस वक्त आपका कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहा है वो आईटी टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रहा है। और पाकिस्तान में नो डाउट बहुत से एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, और ऐसे यंग टैलेंट अगर सामने आ रहे हैं तो बड़ी जबरदस्त बात। बिल्कुल उज़ैर, आप जरा बोलिएगा, आपकी आवाज जो है वो हम देखना चाह रहे हैं कि ठीक आ रही है या नहीं। कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन शुरू से कंटिन्यू कीजिएगा जी। 7 years की एज में माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी जी। अभी तो इशू है, हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से हम बात करें। टैलेंटेड बच्चों की बात कर रहे हैं हम, तो एक मेरे सामने एक और टैलेंटेड बच्चा आया, हाथ से वॉशिंग मशीन बना दी उन्होंने। अब मतलब आप देखें ना, अभी क्या इंजीनियर है ना, सोच है आपकी, आपके पास सोर्सेज हैं। अच्छा सिमल, मेरे यहाँ पर तो आप सोचें कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स में इस तरह का प्रोजेक्ट कहीं सोचते हैं कि हम इसके ऊपर। अच्छा, इसके पीछे मुझे ना एक पॉइंट नजर आता है जो कि बड़ी बेसिक वजह है। मैंने बचपन में देखा था, मेरा एक कज़न था, वो बड़ा टैलेंटेड बच्चा था। मतलब काफ़ी कुछ उसने ना इस तरह से चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट्स करने, उसने चीज़ें बनानी। होता क्या था कि फिर जब थोड़ा सा बड़ा हुआ ना, तो उसके पेरेंट्स ने उसे कह दिया, भाई तुमने पढ़ना नहीं, अपनी एजुकेशन जारी रखो, तुमने खाना कमाना कैसे है। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आपको रिसर्च करने के लिए वो मौके नहीं मिलते हैं, आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है कि आपको आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कवर करें, ताकि बच्चे के प्लेटफॉर्म्स नहीं होते। यू आर वेरी राइट, लेकिन फैमिली सपोर्ट बड़ी मैटर करती है। तो हम उज़ैर से ये भी जानेंगे कि किस तरह उनकी फैमिली ने उनको सपोर्ट किया, लेकिन चूंकि थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है तो हम उनको बेहतर कर लेते हैं। जब तक हमारा उनसे कम्युनिकेशन बेहतर होता है, आपको ये बताते चलें कि हमारा जो सेगमेंट ये है पाकिस्तान, उसमें हम आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सैर भी कराते हैं, मुख्तलिफ जगहों के कलर्स भी दिखाते हैं। तो फिलहाल हमारे पास जो आज की रिपोर्ट मौजूद है वो कंदकोट के इलाके से है, जहाँ पर सिंध की सकावत खुस्सों की दस्तकारी का काम आज भी बड़े ज़ौक़ शौक़ से जारी है, और वो पूरे पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने भी जाते हैं अपनी मयार की वजह से, कलर्स की वजह से, खूबसूरती की वजह से। तो कैसे तैयार किए जाते हैं आपको दिखा। सलीम मीरानी की रिपोर्ट है। सिंध की सकाफत में खुद से पहनना भी शान समझा जाता है। कंदकोट का खानचंद जो अपनी दस्तकारी की महारत से खूबसूरत रंगों से खुद से तैयार करता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से लोग खुद से खरीदने आते हैं। खानचंद मेंगवाड़ 50 साल से खुदसों की दस्तकारी का काम करता है। अभी हमारी जो डिमांड है वो लेडीज जूतों की बहुत है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इतने ऑर्डर हैं जो हम दे नहीं सकते। सिंध की सकाफत से तैयार किए जाने वाले खुस्से लोग बड़े शौक से खरीद करते हैं। देखिए, खुस्सा सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान समेत पूरे मालिक में जो है फरोख्त किया जाता है। इनका खास वजह ये है कि इनका जो ये गुलकारी है ये बहुत ही खूबसूरत नमूने से इनका बनाया गया है गुलकारी, और ये खास करके सिंध की सकाफत है। और ये सिंध की सकाफत जो है ये दोस्तों को में जो है गिफ्ट के तौर पे जो है दिया जाता है। खरीदारों का कहना है कि खुस्से की दस्तकारी खूबसूरत रंगों से होती है जो हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। चमड़े से तैयार होने वाले खुस्से पहनने से पाँव को ठंडक मिलती है। खुस्सा जो है यहाँ पर जो दस्तकारी होती है ये उस्ताद खानचंद बहुत ही अच्छा दस्तकार है और बड़ी मेहनत के साथ ये चमड़ा है, और इसका जो फायदा है ये चमड़ा जो है ठंडा होता है, पैरों को ठंडक पहुंचाता है। दस्तकारी का काम देखा जाए तो खानचंद से बढ़कर काम कोई भी नहीं कर सकता है। ये खुद से बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लोग इनको पहनकर फख्र महसूस करते हैं। कैमरामैन टीम के साथ सलीम मीरानी, 24 न्यूज़, कंदकोट। तो ये है पाकिस्तान की जबरदस्त रिपोर्ट आपने देखी है, और इसी पाकिस्तान का मैं कुछ उनको कहूँ, रिक्वेस्ट करूँ कि मुझे वहाँ से डायरेक्ट खुद से भेजें, क्योंकि बड़े प्यारे प्यारे और बड़े जबरदस्त। तो अगर आपको भी चाहिए तो ढूंढें फिर सिंध में कंदकोट या किसी से राब्ता कर लें, सलीम मीरानी से राब्ता कर लें, आपको गिफ्ट कर देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। बड़े अच्छे हैं सलीम मीरानी हमारे रिपोर्टर। चले आप ही सिफारिश कर दीजिएगा मेरी फिर। नहीं मिल जाएंगे इंशाल्लाह।
तो अब मामला ये है कि ये है पाकिस्तान, चूँकि ये है पाकिस्तान में हम कोशिश करते हैं आपको टैलेंट दिखाएं पाकिस्तान का, और पाकिस्तान में क्या क्या कल्चर में चीज़ें हैं जो कि इन हैं। तो इसी तरह उज़ैर भी पाकिस्तान के रोशन नाम कर रहे हैं, सितारे हैं पाकिस्तान के, उनसे हम बात करेंगे डिटेल में। एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। उज़ैर हमारे साथ मौजूद हैं और आवाज़ बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तो हम उनसे राब्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा दोबारा सलाम करके आपसे सवाल पूछे ताकि आपकी आवाज़ ठीक तरीके से आए। अच्छा जी उज़ैर, IT एक्सपर्ट हैं आप, माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर हैं और न जाने कितने सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स आप विन कर चुके हैं। कैसे स्टार्ट हुआ आपका जर्नी? 4 इयर्स की एज से मैंने कंप्यूटर में स्टार्ट लिया था। 5 ईयर की एज में मुझे विन एक्सपी इंस्टॉल करनी आती थी। एट दैट टाइम मैं चार्जेस लेना शुरू हो गया था, एंटरप्रेन्योरशिप करता था। विंडो इंस्टॉलेशन का शवारमा था, पासवर्ड रिकवरी का बिग साइज पिज्जा हो गया, एंड फिर डाटा रिकवरी के लिए बिग साइज डेयरी मिल्क हो गया। 7 इयर्स की एज में मैंने विन एक्सपी अल्फा किंग का रिकॉर्ड ब्रेक किया इन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉल्यूशन एसोसिएट एंड माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड IT प्रोफेशनल। After this certification, Alpha King Foundation awarded me a gold medal. In the age of 8, I made my own record in IT security certified professional, and I was the first Pakistani and the youngest student in 150 countries and round about 12 million students. Well done. जबरदस्त उज़ैर, आपकी एक लंबी है पूरी स्टोरी, माशाल्लाह ज़बरदस्त है, जिसमें आपने काम किया पाकिस्तान के लिए। ये बताएं कि ये नेचुरल टैलेंट है या आपकी फैमिली में रन कर रहा है, क्योंकि IT एक आसान चीज़ तो है नहीं है, समझने के लिए काफ़ी लोगों को टाइम लग जाता है, और आप उसमें एक्सपर्ट थे 5 साल की उम्र में। क्या मामला है ये, किस तरह से हुआ? पापा कंप्यूटर पे काम करते थे। फर्स्ट टाइम मैंने पापा का सिस्टम करप्ट किया था। मुझे उस वक्त कुछ नो-हाउ नहीं थी 4 इयर्स की एज में। पापा को पता था कि मैं ही हूँ, सिर्फ सबसे छोटा मैं ही था घर में, मेरा निकनेम हनी है, तो ये हनी का ही काम है। पापा ने मुझे डांटा नहीं, मुझे मारा नहीं, मुझे सपोर्ट किया। मुझे 5 ईयर की एज में मुझे विन एक्सपी इंस्टॉल करनी सिखा दी। कहते अगर करप्ट करते हो तो फिर इंस्टॉल भी खुद करो। एट दैट टाइम थोड़ा पैशन बढ़ा। फिर पापा के FB अकाउंट से एंग्री बर्ड खेला करता था। माउस ग्रिप तो फिर जस्ट लाइक ऐसे थी जैसा प्रोफेशनल हैंडलर हूँ। उसके बाद नाउ आई एम रोबोटिक डेवलपर, और आगे भी इंशाल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, 4 साल की उम्र में ना बच्चे स्टोरीज देखते हैं, राइम्स देखते हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, YouTube फॉर एग्जांपल, किड्स YouTube, तो वो उस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है। लेकिन आई थिंक ये आपका क्रेडिट आपके वालिद साहब को भी जाता है। हाँ, पापा ने भी सपोर्ट किया, मेरे टीचर्स थे। इन क्लास 2 आई जॉइंड एन एकेडमी फॉर समर वेकेशन वर्क, बट देयर इज माय गुड लक अवेटेड। मैं क्लास 2 में कम मिलता था और कंप्यूटर शोर कोर्स की क्लासेस में ज्यादा मिलता था। अपना बैग छुपाया और कंप्यूटर शोर कोर्स की क्लासेस में घुस गया। वहाँ पे BSc की गर्ल्स होती थी, वो भी समझती थी छोटा सा बच्चा आया, अपने साथ खुशी खुशी बैठा लिया। बट एट दैट टाइम मेरे लिए एक लर्निंग पॉइंट था कि मैं माइक्रोसॉफ्ट हैंडल करना सीख लिया, प्रोजेक्टर, बाकी चीजें वहाँ पर लर्न कर ली। फिर एट दैट टाइम सर ने गूगल पर, पापा के दोस्ती थे, उन्होंने गूगल पर ARF लिखा, आगे अल्फा किंग पूरा नीचे उसने हिंट दिया। सर ने कहा कि आप जाओगे कि HUZAIR लिखा जाए तो ज़ैर अमान, मोहम्मद ज़ैर अमान पूरा लिखा है। मैंने कहा व्हाई नॉट। एट दैट टाइम आई वाज मोटिवेटेड। उसके बाद से फिर स्टार्ट लिया। 7 इयर्स के एज में रिकॉर्ड ब्रेक किया। डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर इनवाइट किया जाता था, गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया जाता था डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट फोरम्स पर। उज़ैर तो स्टार हैं। जबरदस्त उज़ैर, आपने वाकई आप स्टार हैं, पाकिस्तान का नाम आप रोशन कर रहे हैं। मुझे बताएं कि आप गेस्ट स्पीकर के तौर पर IT यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहाँ पर ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा एज के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते हैं, आपकी अभी बहुत छोटी एज है। क्या बताते हैं वहाँ पर जाकर, क्योंकि आपका क्या ये नेचुरल टैलेंट आप कहेंगे उनको, या फिर आप उन्हें बताते हैं कि चीज़ें सीखने की कोई एज नहीं होती? किस तरह से आप गेस्ट स्पीकर में बात करते हैं? कोई मुझे अगर बुलाए ना स्कूल प्लेटफॉर्म या कॉलेज प्लेटफॉर्म पर, तो मैं उनको पहले फर्स्ट ये कहता हूँ कि जो मेरी जो टॉक होती है ना, वो बच्चों को समझ नहीं आए। है ही सारी बड़े सीनियर मेरे फ्रेंड्स थे, छोटे होते से। जो मेरा सबसे छोटा फ्रेंड था वो मेरे चाचू थे। एट दैट उनकी एज अराउंड 17 थी। वहाँ से स्टार्ट लिया। तो कहते हैं ना कि जिस इन्वायरमेंट में आप पले हो तो उसमें ही आप ग्रोन अप होते जाते हो। अभी भी मेरी एज छोटी है, बट मेरे सीनियर फ्रेंड्स हैं, बहुत से सीनियर फ्रेंड्स हैं, उनसे लर्निंग ले लेकर आज मैं फिर
बड़ा बड़ा फील होता है मुझे। अभी आपकी 14 साल की उम्र है और आप जिस तरह से बातें कर रहे हो डेफिनेटली आप अपनी एज से बड़े जिस तरह होते हैं कि उस तरह से आप बात कर रहे हो। लेकिन अब ये बताओ कि फ्यूचर प्लान क्या है? अभी इतनी सी उम्र में आपने इतने ऐसे सर्टिफिकेट्स हासिल कर लिए, मतलब 4 साल की उम्र में जो बंदा विंडो इंस्टॉल कर सकता है, मैं आज अभी तक मुझे नहीं पता कि उसकी टेक्निकल चीजें क्या है और उसको किस तरह से हैंडल करना है। मुझे लैपटॉप को चार्जर लगा दूं तो मुझे लगता है मैंने बड़ा काम कर लिया। बट मुझे ये बताओ अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अभी आप किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो? स्टडीज साथ साथ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अभी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, डिफरेंट रोबोटिक्स प्रोजेक्ट बनाकर। और आजकल मैं ओ लेवल की स्टडीज पे फोकस है मेरा। उसके बाद इंशाल्लाह फिर जापान की कोशिश होगी वहाँ पर डिफरेंट आर्ट की लर्निंग लेने के लिए। सही। उज़ैर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपके माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त एम्स भी हैं और ऑब्वियसली इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपको देख रही है, फॉलो कर रही है, आपने माइक्रोसॉफ्ट में भी सर्टिफिकेशंस ली हैं, तो कहीं इंटरनेशनल इदारे की तरफ से आपसे रब्ता हुआ है कभी? क्योंकि अरफा करीम या जिस तरह से इस तरह दीगर लोग होते हैं वो काम करते हैं आईटी में, तो उनसे रब्ता किया जाता है स्कॉलरशिप्स के लिए या फिर मज़ीद प्रोजेक्ट्स के लिए, कुछ इस तरह से रब्ता हुआ? नो, अभी तक तो नहीं, बट इंशाल्लाह देखते हैं फिर। अच्छा, आप खुद प्लान कर रहे हो मतलब फ्यूचर में कहीं बाहर जाकर किसी बड़ी आईटी फर्म के साथ अटैच होकर कुछ मजीद सीखने का भी और एज अ प्रोफेशनल करियर? जापान में मेरी लर्निंग लेने का प्लान है। वहाँ पर डिफरेंट रोबोटिक्स की ज्यादा हाई बूम है इस वक्त, तो वहाँ पर डिफरेंट रोबोटिक्स फील्ड्स वगैरह में प्लान है मेरा ज्वाइन करके लर्निंग लेने का, फिर पाकिस्तान को आके सर्व करना। बिल्कुल सही। अच्छा उज़ैर, ये बताओ कि अभी तक जितना आपने सीखा है आईटी में, आपको लगता है कि इसमें, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आपकी एज छोटी होगी और चीजें खत्म होती जाएंगी, मतलब बड़ी एज में जाके लोग ये सीखते हैं और फिर उसके बाद प्रोफेशन करते हैं। अभी क्या मजीद रह गया? रोबोटिक्स में ऑब्वियसली आप एक्सपर्ट तो हो जाओगे, लेकिन आपको ये फील नहीं होता कि बहुत जल्दी बड़े हो गए हो आप? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, क्योंकि ये जो आईटी है ना, ये बहुत बड़ा समुंदर है। अच्छा। ये रोज कोई ना कोई अपडेट्स आ रही होती हैं। आज अगर मैंने कुछ टोटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सीख लिया है तो कल कोई एक नई अपडेट आई होगी, फिर वो भी सीखनी है। तो इस तरह टाइम के साथ साथ अपडेट्स आती रहती हैं, तो इंशाल्लाह आगे उनके साथ। तो आप अभी ऑब्वियसली बड़ा समुंदर आपने जिक्र किया, तो सीखने के लिए बहुत कुछ है इसमें, तो कोई नई चीज इन्वेंट करने का भी इरादा है? कोई आप दुनिया को कोई ऐसी चीज दे जाएं जो आपके नाम से पेटेंट हो जाए और उसके बाद वही चीज दुनिया इस्तेमाल करे? इंशाल्लाह प्लान करेंगे, अभी थोड़ी सी लर्निंग ले लें रोबोटिक्स की फील्ड में। आजकल डिफरेंट लैंग्वेजेस पे काम कर रहा हूँ और आगे भी इंशाल्लाह फिर रोबोटिक्स की फील्ड में काम करना है। जबरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आपको बहुत से बच्चे देखकर इंस्पिरेशन लेते हैं, जाहिर आपने मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी बहुत से सेमिनार्स वर्कशॉप्स भी अटेंड किए हैं। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, खास तौर पर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को लाना चाहते हैं, छोटी एज से ही ये सिखाना चाहते हैं, क्या आप उनको मैसेज देना चाहोगे? किस तरह से सीख सकते हैं? क्या तरीकेकार होता है? मेरा जो फर्स्ट मैसेज है ना कि बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी ये करे। हाँ। आप पहले देखेंगे जो स्टूडेंट है उसका पैशन किस चीज में। राइट, एब्सोल्युटली। अगर पापा मुझे सपोर्ट ना करते, मुझे कहते कि तूने डॉक्टर बनना है, तो शायद मैं आज इस मुकाम पे ना होता। पापा ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा पैशन देखा। मेरे कजन्स हैं, मेरी बहन है, उसको कंप्यूटर का जरा शौक नहीं है, वो फैशन डिजाइनिंग की तरफ है, पापा उसको सपोर्ट करते हैं। जबरदस्त। अगर आप वो कंप्यूटर की तरफ बेसिकली उधर आपका मकसद ये कहने का कि जो भी जिस बच्चे में टैलेंट हो वो उसको उसके पेरेंट्स, उसके पीयर ग्रुप्स, उसके टीचर्स देखें और उसको उसमें सपोर्ट करें, कोई एक चीज में फोर्स ना किया जाए ताकि बच्चे के लिए वो मसला हो जाए। आप टैलेंटेड तो हैं, आपका माशाल्लाह आईटी में एक्सपर्ट हैं, साथ आपको और भी शौक होंगे ऑब्वियसली, कोई म्यूजिक का शौक या कुछ? गिटार प्लेयर या तो जरा गिटार बजा के थोड़ा सा। मेरा पेट भी है एक चार्ली। अच्छा, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करता हूँ, डॉग रखा हुआ है। तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा गिटार सुनाओ। गिटार ओके, थोड़ी सी स्ट्रमिंग सुना देते हैं। ये एक मिली नगमा है जो फर्स्ट टैप्स बजा रहा हूँ उसकी। जी जी।
ज़बरदस्त उज़ैर, माशाल्लाह टैलेंटेड आप बच्चे हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे, पाकिस्तान का आप मज़ीद नाम रोशन करें। आपने म्यूज़िक में भी आपको टैलेंट हासिल है, साथ आपके पास एक्सपर्ट हैं और न जाने आपने कितने टैलेंट्स जो हैं अभी अबूर करने हैं और आपने पाकिस्तान नाम रोशन करना है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर दे। इसी के साथ आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी कुछ नए टॉपिक्स के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।